नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का मास्टर वीडियो का पार्ट 2। इससे पहले इसका पार्ट 1 देख चुके हैं, तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी, और आज का हमारा विषय है जंतु जगत का वर्गीकरण। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? मुझे लगता है इसकी जड़ें तो काफी पुरानी होंगी, शायद प्राचीन ग्रीस तक। बिल्कुल, इसकी शुरुआत अरस्तु से होती है, जिन्हें हम जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक भी मानते हैं। अच्छा। उन्होंने किताब लिखी थी हिस्टोरिया एनिमलियम। उसमें उन्होंने करीब 500 जंतुओं के बारे में बताया था। तो कह सकते हैं कि ये पहला एक बड़ा प्रयास था। लेकिन जो आधुनिक सिस्टम हम आज इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव रखी कैरोलस लिनियस ने। ओके, लिनियस। हाँ, उन्होंने एक तरीका बनाया जिसे हम वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके मतलब 3 बुनियादी कदम है। 3 कदम? हाँ, पहले जीव की पहचान करो, फिर उसे सही समूह में वर्गीकृत करो और आखिर में उसे एक वैज्ञानिक नाम दो, यानी एक तरह का बायोलॉजिकल एड्रेस सिस्टम। बिल्कुल, एकदम सही शब्द। तो लिनियस ने सबसे पहले दुनिया के सारे जीवों को 2 बड़े हिस्सों में बांटा था। कौन कौन से? पादप जगत यानी प्लांट किंगडम और जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। आज हम इसी जंतु जगत की बात करेंगे। ठीक है। और जंतु जगत का जो पहला और सबसे बड़ा विभाजन है, वो इस आधार पर होता है कि जीव एक कोशिका से बना है या एक से ज्यादा। अच्छा, तो एक तरफ हो गए एक कोशिकीय जीव, मतलब यूनिसेल्यूलर। हाँ, और दूसरी तरफ हम जैसे बहुकोशिकीय, मल्टीसेल्यूलर। एकदम सही। एक कोशिकीय प्राणियों को प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। प्रोटोजोआ? हाँ, प्रोटो का मतलब ये पहला। ऐसा मानते हैं कि ये पृथ्वी पर आने वाले पहले जंतु थे। अच्छा, सबसे पहले। और क्योंकि ये बस एक कोशिका के हैं, तो इनमें कोई ऊतक या अंग जैसा कुछ नहीं होता। तो ये दिखते कैसे होंगे? मेरे दिमाग में तो बस एक गोल सा धब्बा आ रहा है। कई तो वैसे ही होते हैं, जैसे अमीबा, जिसका कोई तय आकार ही नहीं होता। वो अपने शरीर को किसी भी तरफ फैलाकर अपना भोजन पकड़ लेता है। लेकिन कुछ बहुत दिलचस्प आकार के भी हैं। जैसे पैरामीशियम। वो बिल्कुल एक चप्पल जैसा दिखता है। चप्पल जैसा? हाँ, और उसके शरीर पर हजारों छोटे छोटे बाल होते हैं, सीलिया, जिनकी मदद से वो तैरता है। और मैंने युगलिना के बारे में सुना है, कहते हैं वो आधा पौधा और आधा जानवर है। ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, आपने बिल्कुल सही सुना। वो प्रकृति का एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड? हाँ, युगलिना में पौधों की तरह क्लोरोफिल होता है, तो जब धूप होती है तो वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेता है। और जब अंधेरा हो तब वो दूसरे छोटे जीवों का शिकार करता है। इसीलिए उसे पौधे और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। कमाल है, मतलब एक ही कोशिका में इतनी सारी काबिलियत। लेकिन प्रोटोजोआ में कुछ बदनाम सदस्य भी तो हैं। हाँ, बिल्कुल है। इसी समूह में आता है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया फैलाता है। ओह, मलेरिया वाला। और ट्राइपेनोसोमा भी, जिससे स्लीपिंग सिकनेस जैसी खतरनाक बीमारी होती है। तो ये छोटे जीव जितने सरल दिखते हैं, उनका असर उतना ही बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो एक कोशिका से आगे बढ़ते हैं। जब कोशिकाओं ने मिलकर एक टीम बनाना सीखा, यानी बहुकोशिकीय जीवन शुरू हुआ, तो पहला कदम क्या था? जीवन का अगला कदम था मेटाजोआ, यानी बहुकोशिकीय जीव। और इनमें सबसे सरल डिजाइन है पोरीफेरा संघ का। पोरीफेरा? हाँ, इनके नाम में ही इनका राज छिपा है। पोरी यानी छेद। इनके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं। आम भाषा में इन्हें स्पंज कहते हैं। स्पंज जैसे हम इस्तेमाल करते हैं? हाँ। पर ये तो एक ही जगह चिपके रहते हैं। फिर ये जंतु कैसे हुए? ये बहुत अच्छा सवाल है। यही वजह है कि इन्हें लंबे समय तक पौधा ही समझा जाता था। अच्छा। लेकिन ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते। ये अपने छेदों से पानी अंदर खींचते हैं और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें फिल्टर करके खाते हैं। तो ये एक तरह के जिंदा वाटर फिल्टर हैं। बिल्कुल, जो समुद्र की चट्टानों पर चिपके रहते हैं। तो जीवन ने पहले एक जगह बैठकर फिल्टर करना सीखा, लेकिन अगला बड़ा कदम तो हिलना डुलना और शिकार करना रहा होगा। एकदम सही। और यहीं से सीलेंट्रेटा संघ की कहानी शुरू होती है। सीलेंट्रेटा? इस समूह के जीवों ने अपने मुंह के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं विकसित की, जिन्हें टेंटिकल्स कहते हैं। शिकार पकड़ने के लिए? हाँ, शिकार पकड़ने के लिए। इसमें हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा यानी कोरल जैसे जीव आते हैं। एक मिनट, जेलीफिश? इसके नाम में फिश है, पर क्या ये सच में मछली है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है।
जेलीफिश का मछली से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और इसी समूह का एक जीव है कोरल। उसने तो कुछ ऐसा कर दिखाया है जो हैरान कर देता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, हाँ। वो इन्हीं छोटे छोटे जीवों के छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल से बनी है। क्या बात है, मतलब लाखों सालों तक छोटे छोटे जीवों ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा जीवित ढांचा बना दिया। बिल्कुल। अब मुझे लगता है हम उन जीवों की तरफ बढ़ रहे हैं जिन्हें हम आमतौर पर कीड़े या कृमि कह देते हैं, पर विज्ञान की नजर में ये सब एक जैसे तो नहीं होंगे। आप बिल्कुल सही हैं। कृमि या वर्म का डिजाइन भी धीरे धीरे विकसित हुआ। सबसे पहले आए प्लैटीहेल्मिन्थेस यानी चपटे कृमि। चपटे? हाँ, प्लैटी का मतलब ही है चपटा। ये इतने सरल होते हैं कि इनमें पाचन तंत्र तक नहीं होता। ये परपोषी होते हैं और दूसरे जीवों के शरीर में रहकर उनका पचा पचाया भोजन सोखते हैं। जैसे कि फीता कृमि या टेपवर्म, इसका तो नाम ही डरावना है। हाँ, फीता कृमि इसका सबसे कुख्यात उदाहरण है। तो चपटे डिजाइन के बाद विकास ने एक और आकार आजमाया, गोल, और यहाँ से आए एस्केल्मेंथीज यानी गोल कृमि। इनका शरीर नूडल्स की तरह लंबा और गोल होता है। ओके। इनमें से भी कुछ, जैसे एस्केरिस, इंसानों की आंतों में पाए जाते हैं। और फिर इस डिजाइन में कोई और सुधार हुआ होगा? हाँ, अगला बड़ा सुधार था शरीर को खंडों यानी सेगमेंट्स में बांटना। ये हुआ एनेलिडा संघ में। एनेलिडा? इनका शरीर कई गोल गोल छल्लों को जोड़कर बना होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केंचुआ। अर्थवर्म? हाँ, उसके शरीर के खंड उसे जमीन में आसानी से रेंगने में मदद करते हैं, इसीलिए उसे किसान का मित्र भी कहते हैं। तो चपटा, फिर गोल और फिर खंडों वाला शरीर। हाँ। ये तो शरीर के डिजाइन की एक पूरी कहानी है। हाँ। पर अगर हम जंतु जगत के असली विजेताओं की बात करें, मतलब जिन्होंने हर जगह अपना परचम लहराया है, हाँ, तो वो कौन है? बिना किसी शक के वे हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा? हाँ, आप सोचिए, पृथ्वी पर मौजूद हर 3 जंतुओं में से 2 इसी समूह के हैं। कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, केकड़े, बिच्छू, ये सब आर्थ्रोपोडा है। इनकी सफलता का राज क्या है? ऐसा क्या खास है इनके डिजाइन में? इनकी सफलता के 3 बड़े कारण हैं। पहला, इनके शरीर पर एक कठोर बाहरी कवच होता है, एक्सोस्केलेटन। हाँ, एक्सोस्केलेटन, जो इनकी सुरक्षा करता है। दूसरा, इनका शरीर खंडों में बटा होता है। और तीसरा, इनके पैर जोड़ों वाले होते हैं। अच्छा। जिससे ये हर तरह की सतह पर चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं। इसी वजह से इन्होंने जमीन, पानी और हवा हर जगह कब्जा कर लिया। एक मिनट, आपने कहा मकड़ियां भी इसी समूह में हैं? मैं तो हमेशा मकड़ी को कीड़ा ही समझता था। ये एक आम हालतफहमी है। वैज्ञानिक तौर पर मकड़ियाँ कीट यानी इंसेक्ट नहीं है। तो फिर क्या है? इसका एक आसान सा नियम है। कीटों की 6 टांगे होती हैं, जबकि मकड़ियों की 8 टांगे होती हैं। 8 टांगे होती हैं। अच्छा। हाँ, ये छोटा सा अंतर उन्हें एक अलग वर्ग में डाल देता है। तो अगली बार मैं टांगे गिनूंगा। तो एक तरफ ये कठोर कवच वाले आर्थ्रोपोडा है, तो दूसरी तरफ नरम शरीर वाले जीव भी तो हैं, जैसे घोंगा या ऑक्टोपस। बिल्कुल, वे आते हैं मोलस्का संघ में, जो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का? मोल का मतलब ही होता है मुलायम। इनके नरम शरीर की सुरक्षा के लिए अक्सर इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर कवच होता है, जैसे घोंघे या सीप में। और ऑक्टोपस, उसके पास तो कोई कवच नहीं होता। सही कहा। ऑक्टोपस ने कवच को छोड़कर बुद्धि का विकास किया। वो अपने नरम शरीर को कहीं भी छिपा सकता है और शिकारियों को धोखा दे सकता है। उसे डेविल फिश भी कहते हैं ना? हाँ, शायद उसकी 8 भुजाओं और रहस्यमयी स्वभाव के कारण। पर फिर से ये भी एक फिश नहीं है। हाँ, लगता है शुरुआती वैज्ञानिकों को फिश शब्द बहुत पसंद था। जेली फिश, स्टार फिश, डेविल फिश, सब नकली मछलियां हैं। तो असली वाली स्टारफिश किस समूह में है? स्टारफिश आती है इकाइनोडर्मेटा संघ में। इकाइनोडर्मेटा? इसके नाम का मतलब है कांटेदार त्वचा। इस समूह के सभी जीव समुद्री होते हैं और इनकी त्वचा पर कांटे जैसी संरचना होती है। स्टारफिश के अलावा समुद्री अर्चिन और समुद्री खीरा भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो हमने बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की एक बड़ी दुनिया देख ली। अब उस समूह की ओर चलते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा परिचित हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जीव।
हाँ, अब हम आते हैं सबसे विकसित संघ पर, कॉर्डेटा। कोर्डेटा। इसमें वे सभी जीव आते हैं जिनके जीवन के किसी न किसी चरण में नोटोकॉर्ड, जो बाद में रीढ़ की हड्डी बनती है, वो पाई जाती है। अच्छा, इस संघ को हम 5 बड़े वर्गों में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं। यानी मछलियां, मेंढक, सांप, पक्षी और हम इंसान, यही 5 वर्ग हैं। एकदम सही। पहला वर्ग है मत्स्य यानी पाइसेस, मतलब मछलियां। ये गलफड़ों से सांस लेती हैं और इनके दिल में बस 2 चेम्बर होते हैं। ठीक है। दूसरा वर्ग है उभयचर यानी एम्फेबिया, जैसे मेंढक। ये वो पहले जीव थे जिन्होंने पानी से निकलकर जमीन पर कदम रखने की हिम्मत की। इसीलिए ये पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। बिल्कुल। मेंढक के सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में कुछ बहुत खास है ना? हाँ, वो एक बायोलॉजिकल अजूबा है। जब वो पानी में होता है तो अपनी त्वचा से सांस लेता है। त्वचा से? हाँ, जमीन पर फेफड़ों से और अपने लार्वा स्टेज में गलफड़ों से। मतलब एक ही जीवन में 3 अलग अलग सिस्टम इस्तेमाल करता है। अद्भुत। पानी से जमीन पर आने के बाद अगला कदम जमीन को पूरी तरह जीतना रहा होगा। और ये काम किया सरीसृप यानी रेप्टिलिया ने, रेंगने वाले जीवों ने। सांप, छिपकली, कछुए, मगरमच्छ, हाँ, इन्होंने मोटी त्वचा विकसित की ताकि जमीन पर पानी की कमी न हो और ये पूरी तरह फेफड़ों से सांस लेने लगे। ये जमीन के असली विजेता थे। जब तक कि आसमान पर किसी और ने कब्जा नहीं कर लिया। पक्षी यानी एविस वर्ग, रेंगने से लेकर उड़ने तक का सफर तो कमाल का रहा होगा। ये एक बहुत बड़ा विकास था। उड़ने के लिए पक्षियों ने अपना शरीर पूरी तरह बदल लिया। उनकी हड्डियां खोखली हो गईं। वजन कम करने के लिए? हाँ, ताकि वजन कम हो। शरीर का आकार एरोडायनामिक हो गया और उनके दिल में 4 चेम्बर विकसित हुए ताकि उन्हें उड़ने के लिए लगातार ऊर्जा मिलती रहे। लेकिन कुछ पक्षियों ने तो उड़ना छोड़ ही दिया, जैसे शुतुरमुर्ग या पेंगुइन। ऐसा क्यों? ये भी विकास का एक हिस्सा है। जब किसी जगह पर शिकारी कम होते हैं और भोजन जमीन पर आसानी से मिल जाता है तो उड़ने में लगने वाली भारी ऊर्जा बचाने के लिए कुछ प्रजातियां इस क्षमता को खो देती हैं। समझ गया। और आखिर में इस कहानी के अंत में आता है हमारा अपना वर्ग, स्तनधारी, मैमल्स। हाँ, मैमल्स। हमें क्या चीज सबसे अलग बनाती है? स्तनधारियों की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। 1, इनके शरीर पर बाल होते हैं। 2, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और 3, इनके दिल में 4 चेम्बर होते हैं और ये गर्म खून वाले होते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ चौंकाने वाले अपवाद हैं। अपवाद? मुझे लगा था भी सभी स्तनधारी सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। ज्यादातर देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले प्लैटिपस और एकिडना, हाँ प्लैटिपस, वो ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। अंडे देते हैं? हाँ, ये दिखाता है कि विकास सीधी रेखा में नहीं चलता। इनके बाद आते हैं मेटाथीरिया, जैसे कंगारू, जो अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं जो माँ की थैली में पलता है। और फिर है यूथीरिया, जिसमें इंसान से लेकर ब्लू व्हेल तक आते हैं, जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। बिल्कुल। तो देखिए, जीव विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। हाँ, जूलॉजी और बॉटनी। जी, तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। और कैरोलस लिनियस ने ही अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरे में सारे जीवधारियों को 2 बड़े ग्रुप्स में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। तो आज हम पौधों की दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं। एकदम सही। और इस जगत को समझने के लिए इसे सबसे पहले 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगैमाई। अपुष्पोद्भिद? हाँ, ये वो पौधे हैं जिनमें फूल और बीज नहीं होते। और दूसरे वाले जाहिर है पुष्पोद्भिद होंगे, फेनोरोगैमे। बिल्कुल, इन पौधों में फूल और बीज दोनों पाए जाते हैं। तो एक तरह से ये पौधों के विकास का क्रम भी है। ठीक है, तो फिर शुरुआत से ही शुरू करते हैं, अपुष्पोद्भिद से। हाँ। इसमें कौन कौन से समूह आते हैं? इसमें मुख्य रूप से 3 संघ हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, इसकी क्या खासियत है? ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इन पौधों का शरीर, मतलब आप उसमें जड़, तना और पत्तियां अलग अलग नहीं बता सकते। अच्छा, सब एक जैसा ही होता है? हाँ, एक थैले जैसा। और सबसे जरूरी बात, इनमें संवहन ऊतक नहीं होते हैं। संवहन ऊतक मतलब वैस्कुलर टिश्यू। आप जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं? जी वही, जाइलम जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाता है।
और फ्लोएम जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। एकदम सही। ये दोनों ही सिस्टम थैलोफाइटा में नहीं होते। तो ये तो बहुत ही बेसिक पौधे हुए, इनके उदाहरण क्या हैं? इसके मुख्य उदाहरण हैं शैवाल मतलब एल्गी, कवक यानी फंगी और लाइकेन। शैवाल मतलब काई? हाँ, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है तो ये स्वपोषी होते हैं। मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। बिल्कुल। और इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? पानी में ही? ज्यादातर समुद्री और साधारण जल में। पर एक मजेदार बात यह है कि ये आलसी भालू मतलब स्लॉथ बेयर के शरीर पर भी उगते हैं। क्या सच में? हाँ, वो इतना धीरे चलता है कि उसके बालों पर काई जम जाती है। कमाल है। अच्छा, शैवाल का हमारे लिए क्या उपयोग है? ये ऑक्सीजन देते हैं और भोजन के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्लोरेला और स्पिरुलिना। ओह हाँ, मैंने सुना है ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। जी, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री इन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनके अलग अलग रंग भी होते हैं, हरे, लाल, भूरे। वो क्यों? वो पिगमेंट्स की वजह से। जैसे हरे शैवाल में क्लोरोफिल, लाल में फाइकोएरिथ्रिन, भूरे में फ्यूकोजैंथिन और नील हरे शैवाल में फाइकोसाइनिन होता है। समझ गई। और कवक के बारे में कुछ बताएं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन की, सेल्यूलोज की नहीं? नहीं। और मशरूम एक कवक ही है। और वो जो खमीर या ईस्ट होता है जिसका इस्तेमाल डबल रोटी बनाने में होता है, वो भी कवक ही है। अच्छा, और लाइकेन क्या है? लाइकेन असल में कवक और शैवाल का एक सहजीवी संबंध है, जिसे हेलोटिज्म कहते हैं। सहजीवी मतलब एक पार्टनरशिप? हाँ, तुम मुझे रहने की जगह दो, मैं तुम्हें खाना बना कर दूंगा। और ये वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। संकेतक? कैसे? ये प्रदूषित जगहों पर उगते ही नहीं। तो अगर कहीं लाइके में ही दिख रहे, मतलब वहां की हवा साफ नहीं है। अरे वाह। और पेड़ों की छाल पर उगने वाले को कॉर्टिकोल्स और चट्टानों पर उगने वाले को सेक्सिकोल्स कहते हैं। सही कहा। इसके अलावा रोसेला नाम के लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। वही स्कूल वाला लिटमस पेपर। लोबेरिया और रेमेलाइना से इत्र भी बनता है। और परमेलिया सैक्स्टिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा में होता है। जी। चलिए, तो अब अगले समूह पर आते हैं, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। उभयचर, एम्फिबियन, जैसे मेंढक होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये रहते तो जमीन पर हैं, लेकिन प्रजनन के लिए इन्हें पानी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये पूरी तरह से जमीन के नहीं हो पाए? नहीं, इनमें भी संवहन ऊतक नहीं होते और जड़, तना, पत्तियां पूरी तरह विकसित नहीं होती। ये मिट्टी से राइजोइड्स मतलब झूठी जड़ों से जुड़े रहते हैं। इसके उदाहरण? मॉस और लिवरवॉर्ट्स। स्फैग्नम मॉस के बारे में एक खास बात है। क्या? वो अपने भार से 18 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। 18 गुना? हाँ, इसीलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय करते हैं, ताकि जड़ें सूखे नहीं। इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है। बहुत खूब। तो अब अपुष्पोद्भिद का आखिरी समूह, टेरिडोफाइटा। हाँ, इन पौधों में जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, इनमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। बिल्कुल सही। पहली बार वैस्कुलर टिश्यू इन्हीं में आया। लेकिन एक चीज इनमें भी नहीं थी, फूल और बीज। जी, फूल और बीज इनमें भी नहीं होते। इसके उदाहरण क्या हैं? फर्न, मर्सिलिया और हॉर्सटेल। ठीक है, तो अब उन पौधों पर आते हैं जिनमें ये सब होता है। पुष्पोद्भिद यानी फेनेरोगामे। हाँ, ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इन्हें 2 उप समूहों में बांटा गया है, नग्न बीजी और आवृत बीजी। नग्न बीजी, जिम्नोस्पर्म्स मतलब नग्न बीज। एकदम सही। इनके बीज पर कोई आवरण या फल नहीं होता। अच्छा, बीज खुले में होते? हाँ, ये पौधे ज्यादातर मरुद्भिद मतलब ज़ेरोफिटिक होते हैं, कम पानी में भी रह सकते हैं। इनमें बीज तो होते हैं पर असली फूल नहीं होते। कुछ प्रसिद्ध नग्न बीजी पौधे कौन से हैं? सबसे ऊंचा पौधा सिकोया, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर तक होती है। 120 मीटर? जी, इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। और सबसे छोटा पौधा है ज़ैमिया पिग्मिया। साइकस और पाइन या चीड़ भी इसी में आते हैं? हाँ, बिल्कुल। साइकस के तनों से साबूदाना बनता है और चीड़, सिकोया, देवदार की लकड़ी से फर्नीचर बनता है। चीड़ के पेड़ से तो तारपीन का तेल भी मिलता है ना? जी, और देवदार की लकड़ी से सिट्रस तेल मिलता है। ठीक है, और अब आखिरी समूह, आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म्स। इन पौधों के बीज फलों के अंदर होते हैं।
एंजियो का मतलब यह ढका हुआ। तो हमारे आसपास जो ज्यादातर पेड़ पौधे हैं वो यही हुए। हाँ, इनमें जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज सब कुछ पूरी तरह से विकसित होता है। इन्हें भी आगे बांटा गया है। हाँ, बीज पत्रों मतलब कॉटिलिडॉन्स की संख्या के आधार पर 2 वर्गों में। कौन कौन से? एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट्स और द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट्स। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है बीजपत्र के अलावा? कई अंतर हैं, जैसे एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है, द्विबीजपत्री में 2। वो तो नाम से ही साफ है। हाँ, फिर जड़ों को देखिए। एक बीजपत्री में रेशेदार मतलब फाइब्रस जड़ें होती हैं, एक गुच्छे जैसी। और द्विबीजपत्री में? उनमें मूसला यानी टैपरूट जड़ें होती हैं, एक मुख्य मोटी जड़। पत्तियों में भी कोई फर्क होता है? बिल्कुल, एक बीजपत्री की पत्तियों में समानांतर शिराएं होती हैं, पैरेलल वेनेशन, जैसे केले या गेहूं के पत्ते में। अच्छा, सीधी सीधी लाइनें। जी, जबकि द्विबीजपत्री में एक जाल जैसी शिराएं होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे आम के पत्ते में। और फूलों से भी पहचान हो सकती है। हाँ, एक बीजपत्री में फूलों की पंखुड़ियां 3 या उसके गुणांक में होती हैं, 3, 6, 9। और द्विबीजपत्री में? 4 या 5 के गुणांक में। एकदम सही। वाह, तो इनके कुछ जरूरी उदाहरण भी बता दीजिए जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जरूर। एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट के उदाहरण है गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा। मतलब ज्यादातर अनाज। हाँ, और इनके अलावा बांस, गन्ना, लहसुन, प्याज और सुपारी भी मोनोकॉट है। और द्विबीजपत्री के? द्विबीजपत्री या डाइकॉट के उदाहरण है सरसों, सूरजमुखी, मूली, शलगम, सेब, संतरा और नींबू। तना यानी स्टेम, पौधे का वो हिस्सा जो जमीन और पानी से दूर ऊपर की तरफ बढ़ता है। मतलब प्रकाश की ओर। हाँ बिल्कुल, प्रकाश की तरफ। इसीलिए इसे कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। एकदम सही। और पानी से भी दूर तो ऋणात्मक जलानुवर्ती भी। तो तने का मुख्य काम क्या है? मतलब ये सिर्फ पौधे को सीधा ही रखता है? नहीं, सीधा रखना तो एक काम है, ये पौधे को यांत्रिक मजबूती देता है, लेकिन इसका सबसे जरूरी काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन? हाँ, ये एक हाईवे की तरह है। ये जड़ों से पानी और खनिज पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे पौधे के बाकी हिस्सों तक। अच्छा। और सबसे जरूरी बात जो तने को जड़ से अलग करती है वो है पर्व और पर्व संधियां, नोड्स एंड इंटरनोड्स। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। पर्व मतलब वो गांठें हैं ना, जैसे गन्ने में होती हैं। बिल्कुल वही। ये वो पॉइंट्स हैं जहां से नई शाखाएं, पत्तियां या फूल निकलते हैं, और 2 पर्वों के बीच का जो हिस्सा होता है उसे पर्व संधि कहते हैं। सही। ये पहचान सिर्फ और सिर्फ तने में होती है, जड़ में कभी नहीं। इसी वजह से आलू और अदरक तने हैं, जड़ नहीं, क्योंकि उन पर वो आंखें होती हैं। एग्जैक्टली। आलू पर जो आंखें होती हैं वो असल में उसके पर्व यानी नोड्स हैं। तो ये तो हुए भूमिगत तने जो भोजन जमा करने के लिए जमीन के नीचे चले जाते हैं। हाँ, ये रूपांतरण है। आलू एक कंद मतलब ट्यूबर है। अदरक और हल्दी जो जमीन के नीचे साइडवेज मतलब क्षैतिज रूप से फैलते हैं, वो प्रकंद या राइजोम कहलाते हैं। करेक्ट। और फिर आता है प्याज और लहसुन, वो शल्ककंद या बल्ब है। उनकी परतें असल में पत्तियां होती हैं। हाँ, मांसल पत्तियां जो भोजन जमा करती हैं। और एक चौथा प्रकार भी है, घन कंद, कॉर्म, जैसे जिमीकंद और अरबी। ये जमीन के नीचे सीधे मतलब वर्टिकली बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। ये तो हुए भूमिगत तने। अब कुछ तने ऐसे भी हैं जो आधे जमीन पर और आधे हवा में होते हैं, अर्धवायवीय तने, सब एरियल स्टेम्स। हाँ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूब घास। अच्छा, वो जो लॉन में फैल जाती है? हाँ, वो जमीन की सतह पर ही फैलती जाती है। उसे कहते हैं ऊपरी भूस्तारी या रनर। जहाँ जहाँ उसकी गांठ जमीन को छूती है वहां से नई जड़ें निकल आती हैं। तभी वो इतनी तेजी से फैलती है। बिल्कुल। इसी तरह पुदीना होता है, अंतः भूस्तारी, सकर। वो पहले जमीन के अंदर बढ़ता है और फिर तिरछा होकर बाहर निकल आता है। और पानी में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, जलीय पौधों में, जैसे जलकुंभी, उसे भूस्तारिका या ऑफसेट कहते हैं। वो भी रनर की तरह ही पानी की सतह पर फैलता है। ये तो कमाल है। लेकिन सबसे अनोखे रूपांतरण तो शायद वायवीय तनों में होते हैं, जो पूरी तरह हवा में है। हाँ, वहाँ तो प्रकृति की इंजीनियरिंग देखने लायक है। जैसे रेगिस्तान में नागफनी, कैक्टस। हाँ, उसमें तो पत्तियां होती ही नहीं, सिर्फ कांटे होते हैं। असल में वो कांटे ही उसकी पत्तियां हैं। क्या?
हाँ, पानी बचाने के लिए पत्तियां कांटों में बदल गईं। तो अब सवाल उठा, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, भोजन कौन बनाएगा? तो तने ने ये जिम्मेदारी ले ली। बिल्कुल, तना चपटा, हरा और पत्ती जैसा हो गया और खुद प्रकाश संश्लेषण करने लगा। इस चपटे तने को पर्णकाय स्तंभ या फाइलोक्लेट कहते हैं। वाह, मतलब जो हमें कैक्टस की पत्ती दिखती है वो असल में उसका तना है। सही। और नींबू या बोगनविलिया में जो कांटे होते हैं वो पौधे की सुरक्षा के लिए होते हैं। वो क्या है? वो कक्षस्थ कलिकाओं का रूपांतरण है, थॉर्न कहलाते हैं। और बेल वाले पौधों में वो स्प्रिंग जैसी चीज जो सहारे के लिए होती है, उसे स्तंभ प्रतान या स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। ये भी कलिकाओं से ही बनती हैं। कद्दू, लौकी, अंगूर, इन सब में ये कमजोर तने को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। कमाल है, पौधे का हर हिस्सा कितनी तरह से खुद को ढाल लेता है। चलिए अब तने से आगे बढ़कर उस हिस्से पर आते हैं जहाँ पौधे का भोजन बनता है। पत्ती, लीफ। हाँ, पौधे की भोजन की फैक्ट्री। बिल्कुल, इसे पौधे की किचन कह सकते हैं। इसका हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है और यही क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को भोजन में बदलता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। हाँ, और इसकी सतह पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमाटा, रंध्र। हाँ, ये गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं ना, एकदम। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने और ऑक्सीजन बाहर छोड़ने के लिए। ये पौधे की नाक की तरह काम करते हैं। अगर हम पत्ती की बनावट देखें तो उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। हाँ, मोटे तौर पर 3। पहला पर्णाधार, लीफ बेस, जिससे पत्ती तने से जुड़ती है। ठीक है। दूसरा है पर्णवृंत यानी पेच्योल, वो डंठल वाला हिस्सा। और तीसरा है पत्र भलक या लैमिना। लैमिना मतलब पत्ती का वो चौड़ा चपटा हरा वाला हिस्सा। हाँ, और इसी लैमिना के अंदर नसों का एक जाल होता है, शिराएं या वेन्स। मैंने देखा है कि कुछ पत्तियों में ये शिराएं एक जाल बनाती हैं और कुछ में सीधी लाइनें होती हैं। बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है। ये शिराविन्यास मतलब वेनेशन कहलाता है। जब शिराएं जाल बनाती हैं जैसे पीपल या आम के पत्ते में, तो उसे जालिकावत कहते हैं, रेटिक्यूलेट। और ये द्विबीजपत्री पौधों में होता है। सही। और जब शिराएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं जैसे गेहूं, केला या धान के पत्ते में, तो उसे समानांतर या पैरेलल कहते हैं। और ये एक बीजपत्री पौधों की पहचान है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, आम की पत्ती तो एक होती है, लेकिन नीम की पत्ती में एक डंडी पर बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। हाँ, ये पत्तियों के प्रकार हैं। आम की पत्ती एक सरल पत्ती, सिंपल लीफ है, उसका लैमिना एक ही होता है, कटा हुआ नहीं। और नीम की? नीम की वो पूरी एक डंडी, असल में एक ही पत्ती है। सच में? हाँ, उसे संयुक्त पत्ती, कंपाउंड लीफ कहते हैं। और जो छोटी छोटी पत्तियां हमें दिखती हैं वो असल में पर्णक या लीफलेट्स हैं। लैमिना का कटाव इतना गहरा होता है कि वो मध्य शिरा तक पहुंच जाता है और उसे कई पर्णकों में बांट देता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो क्या पत्तियों ने भी तने की तरह कुछ अनोखे रूपांतरण किए हैं? बिल्कुल किए हैं। कुछ पत्तियां तो शिकारी तक बन गई हैं। शिकारी? मांसाहारी पौधे। हाँ, कीटभक्षी, इंसेक्टिवोरस। ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। जैसे कि घटपर्णी, पिचर प्लांट सबसे अच्छा उदाहरण है। उसकी पत्ती एक घड़े या पिचर के आकार में बदल जाती है। कीड़े आकर्षित होकर अंदर गिरते हैं और फिर पौधा उन्हें पचा लेता है। ये भारत में भी मिलता है। हाँ, मेघालय में पाया जाता है। और वीनस फ्लाई ट्रैप? वो भी एक उदाहरण है। डायोनिया, उसकी पत्ती एक जबड़े की तरह होती है जो कीड़े के बैठते ही बंद हो जाती है। कमाल है। और चढ़ने में मदद करने के लिए भी पत्तियां बदलती हैं। हाँ, जैसे मटर में। मटर के पौधे में पत्ती का कुछ हिस्सा स्प्रिंग जैसे प्रतान मतलब टेंड्रिल में बदल जाता है। अच्छा, वो लीफ टेंड्रिल है। हाँ, वो किसी सहारे को पकड़कर पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। और कैक्टस के कांटे तो हैं ही, जो असल में पानी बचाने के लिए रूपांतरित हुई पत्तियां हैं। बिल्कुल, उन्हें पर्णकंटक या लीफ स्पाइन्स कहते हैं। तो अब जरा पौधे के सबसे बुनियादी हिस्से पर आते हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है, जड़। हाँ, रूट। ये पौधे का वो हिस्सा है जो बीज के मूलांकुर या रेडिकल से विकसित होता है। और इसका काम तो हम सब जानते हैं, पौधे को मिट्टी में जमाए रखना और पानी और खनिज सोखना। बिल्कुल, ये पौधे का लंगर भी है और स्ट्रॉ भी। इसकी बढ़ने की दिशा तने से एकदम उल्टी होती है ना? हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण की तरफ मतलब नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये हुई धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। और पानी की खोज में भी जाती है, तो धनात्मक जलानुवर्ती भी। सही।
लेकिन रोशनी से दूर अंधेरे की तरफ, इसलिए ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। जड़ के सिरे पर एक कैप भी होती है, मैंने पढ़ा है, रूट कैप। हाँ, मूल गोप, वो बहुत जरूरी है। जब जड़ कठोर मिट्टी में अपना रास्ता बनाती है तो ये कैप उसके नाजुक सिरे को घिसने से बचाती है, एक हेलमेट की तरह। और पानी सोखने का असली काम कौन करता है? वो करते हैं मूल रोम, रूट हेयर्स। ये जड़ के सिरे के ठीक पीछे होते हैं, लाखों पतले पतले धागे जैसे। तो क्या सभी जड़ें एक जैसी होती हैं या इनके भी प्रकार हैं? नहीं, मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। पहली है मूसला जड़, टैप रूट। इसमें एक मुख्य मोटी जड़ होती है। हाँ, जो सीधे नीचे जाती है और फिर उससे पतली पतली शाखाएं निकलती हैं। ये ज्यादातर द्विबीजपत्री पौधों में मिलती हैं, जैसे चना, मटर, आम। और दूसरी है रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट। इसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती। अच्छा, मतलब एक गुच्छे की तरह होती हैं। हाँ, तने के आधार से ही हजारों पतली जड़ें एक गुच्छे के रूप में निकलती हैं। ये एक बीजपत्री पौधों की पहचान है, जैसे गेहूं, चावल, घास। तभी घास को उखाड़ना इतना मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी जड़ें मिट्टी को एक जाल की तरह जकड़ लेती हैं। लेकिन मैंने बरगद के पेड़ पर भी जड़ें देखी हैं जो टहनियों से नीचे लटकती हैं। वो एक तीसरा प्रकार है, अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट्स। ये कौन सी जड़ें हैं? ये वो जड़ें हैं जो मूलांकुर से नहीं बल्कि पौधे की किसी और हिस्से से निकलती हैं, जैसे तने या शाखाओं से। अच्छा, बरगद वाली जड़ें इसी में आती हैं। हाँ, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्हें स्तंभ मूल या प्रॉप रूट्स कहते हैं। वो शाखाओं से निकलकर नीचे जमीन तक जाती हैं और उस विशाल पेड़ को खंभों की तरह सहारा देती हैं। और मक्का या गन्ने में भी मैंने देखी हैं, तने के निचले हिस्से से तिरछी जड़ें निकलती हैं। उन्हें अवस्तंभ मूल या स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। वो भी पतले तने को अतिरिक्त सहारा देने के लिए होती हैं। अब बात करते हैं उन जड़ों की जिन्हें हम खाते हैं, गाजर, मूली, शलगम। ये जड़ों का रूपांतरण है भोजन संग्रह के लिए। ये पौधे का गोदाम है। इनके आकार भी अलग अलग होते हैं। हाँ, जैसे मूली जो बीच में मोटी और किनारों पर पतली होती हैं, उसे तरकरूपी या फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। और गाजर जो शंकु के आकार की होती है, उसे शंकुरूपी या कोनिकल कहते हैं। और शलगम या चुकंदर जो ऊपर से गोल और नीचे अचानक पतले हो जाते हैं, वो कुंभी रूपी यानी नैपीफॉर्म कहलाते हैं। वाह! और कोई खास तरह की जड़? एक और बहुत ही अनोखी जड़ है, श्वसन मूल, न्यूमेटोफोर्स। ये क्या करती है? ये दलदली इलाकों में उगने वाले मैंग्रोव पौधों में मिलती हैं, जैसे राइजोफोरा। वहाँ की मिट्टी में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। तो ये जड़ें सांस लेने के लिए जमीन से बाहर निकल आती हैं। हाँ बिल्कुल, ये ऊपर की ओर हवा में निकल आती हैं ताकि पौधा सांस ले सके। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, फूल और फल की संरचना। सबसे पहले फूल के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, फूल जो है वो असल में पौधे के प्रजनन अंग है। हाँ, मतलब सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, इनसे ही आगे फल और बीज बनते हैं। सही कहा। और इनके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। 4 भाग? हाँ, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। पहले 2 सहायक हैं और आखिरी 2 मुख्य प्रजनन अंग। ठीक है, तो इसे नीचे से ऊपर की तरफ समझते हैं एक एक करके। सबसे अच्छा तरीका है। तो एकदम नीचे जहाँ से फूल जुड़ा होता है वो फूला हुआ हिस्सा है पुष्पासन, थैलेमस। अच्छा, मतलब एक तरह का प्लेटफॉर्म जिस पर पूरा फूल टिका है। बिल्कुल। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पहला घेरा आता है हरी पंखुड़ियों का। ये तो मैंने देखी है, कली के बाहर जो होती है। हाँ वही। इन्हें बाह्य दलपुंज या केलेक्स कहते हैं। इनका काम है कली को बचाना। एक तरह है बॉडीगार्ड। हाँ कह सकते हैं। और इसकी हर एक पत्ती को सेपल कहते हैं। सेपल, ठीक है। तो बॉडीगार्ड के बाद आती हैं रंगीन पंखुड़ियां, दलपुंज या कोरोला। ये फूल का सबसे आकर्षक हिस्सा है। और इसकी एक पंखुड़ी को पेटल कहते हैं, है ना? सही। और इनका रंग, इनकी खुशबू, ये सब कीड़ों को बुलाने के लिए एक तरह का विज्ञापन है। परागण के लिए। हाँ, परागण के लिए ये कीड़ों को आकर्षित करते हैं। तो ये हो गए सहायक हिस्से। अब आते हैं प्रजनन भागों पर। हाँ, अब आते हैं पुमंग पर, एंड्रोसियम। यह फूल का नर जनन भाग है। और इसकी इकाई को कहते हैं पुंकेसर, स्टेमन। पुंकेसर। हाँ, और पुंकेसर के भी 2 भाग होते हैं। एक वो पतला सा डंठल, जी, उसे कहते हैं पुतंतु या फिलामेंट, और उसके ऊपर होता है पराग कोश, एंथर। अच्छा, और इसी पराग कोश के अंदर वो परागकण होते हैं। एकदम सही।
पोलन ग्रेन्स, यही नर युग्मक यानी मेल गैमेट होते हैं। समझ गया। तो ये तो नर भाग हो गया। अब आते हैं फूल के केंद्र में मादा जनन भाग पर। जायांग, गाइनोसियम, जायांग। और इसकी इकाई को कहते हैं स्त्री केसर या पिस्टल। ठीक है, बताइए। सबसे नीचे वो जो फूला हुआ हिस्सा है वो है अंडाशय, ओवरी। इसी के अंदर होते हैं बीजांड यानी ओव्यूल्स, जो मादा युग्मक है। ठीक है, और उसके ऊपर? अंडाशय से ऊपर एक पतली नली जैसी संरचना निकलती है, वो है वर्तिका या स्टाइल। और सबसे ऊपर वो चिपचिपा सा हिस्सा होता है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। बहुत बढ़िया, उसका चिपचिपा होना ही जरूरी है ताकि परागकण उस पर चिपक सके। बिल्कुल, यहीं से परागण की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब परागकणों का परागकोश से निकलकर इस वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण यानी पॉलिनेशन है। हाँ, और इसके बाद होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। वो कैसे? जब परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो वो वर्तिका से होता हुआ अंडाशय तक पहुंचता है और बीजांड से मिल जाता है। बस इसी को निषेचन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो परागण है इसके भी तो प्रकार होते हैं? हाँ, मुख्य रूप से दो, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण मतलब? सेल्फ पॉलिनेशन, जब परागण उसी फूल में या उसी पौधे के दूसरे फूल पर हो जाए। मतलब घर की बात घर में ही रह गई। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसमें एक होता है ऑटोगेमी, जो एक ही फूल के अंदर होता है, और दूसरा है जिटोनोगेमी। इसमें पौधा तो एक ही होता है पर फूल अलग अलग होते हैं। ठीक है। और परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें परागण एक पौधे के फूल से उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल पर होता है। इसके लिए तो किसी की मदद चाहिए होगी, कोई एजेंट। बिल्कुल, और इन एजेंट से जुड़े सवाल परीक्षाओं में बहुत आते हैं। अच्छा, जैसे हवा से परागण को कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली, जैसे गेहूं में। हाँ, जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं, पक्षियों द्वारा ऑर्निथोफिली, और चमगादड़ से भी होता है, उसे कहते हैं कायरैप्टेरोफिली। अरे वाह, चमगादड़ से भी? जी, और जो सबसे आम है कीड़ों द्वारा, उसे कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, और एक घोंगे वाला भी सुना था मैंने, मेलेकोफिली। हाँ, गजब। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा वुल्फिया। रेफ्लेसिया, ठीक है। तो निषेचन हो गया, अब क्या होगा? अब अंडाशय विकसित होकर फल बन जाएगा और अंदर जो बीजांड थे वो बीज बन जाएंगे। और फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, ठीक है। तो फल की संरचना की बात करते हैं। आम का उदाहरण लेते हैं। हाँ, वो सबसे आसान रहेगा। तो देखिए, फल के दो मुख्य भाग हैं, फल भित्ति और बीज। फल भित्ति, पेरिकाप। हाँ, इसके 3 स्तर होते हैं। आम का जो बाहरी छिलका है जी, वो है बाह्य फल भित्ति या एपिकाप। फिर वो गूदा जिसे हम खाते हैं, वो है मध्य फल भित्ति, मीजोकाप। और अंदर की गुठली, वो है अंतः फल भित्ति, एंडोकाप। बीज उसके भी अंदर होता है। ये तो बहुत सीधा है। लेकिन मैंने ये सत्य फल और असत्य फल के बारे में भी सुना है, वो क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो फल सिर्फ अंडाशय से विकसित हो वो सत्य फल है, ट्रू फ्रूट। जैसे आम, अमरूद, बिल्कुल। और जब फल बनने में अंडाशय के अलावा फूल का कोई और हिस्सा जैसे पुष्पासन भी भाग ले तो वो असत्य फल हुआ, फॉल्स फ्रूट। एकदम सही। और इसका सबसे जरूरी उदाहरण है सेब। सेब कैसे? हम सेब का जो हिस्सा खाते हैं वो असल में उसका फूला हुआ पुष्पासन है। अंडाशय तो बीज के कोर में होता है, जिसे हम फेंक देते हैं। अरे मतलब हम सेब नहीं, फूला हुआ पुष्पासन खा रहे हैं। हाँ, टेक्निकली। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और एक और प्रकार था बिना निषेचन वाला, अनिषेक फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये बिना निषेचन के बनते हैं, इसलिए इनमें बीज नहीं होते। जैसे केला और अंगूर। हाँ, केला और कुछ किस्म के अंगूर। ठीक है। निर्माण के आधार पर भी तो प्रकार हैं। हाँ, 3 है। पहला सरल फल, सिंपल फ्रूट, जब एक फूल से एक ही फल बने, जैसे आम। दूसरा समूह फल, एग्रीगेट फ्रूट। इसमें फूल एक होता है पर उससे कई छोटे छोटे फल गुच्छे में बनते हैं। इसका उदाहरण? स्ट्रॉबेरी, रसभरी। स्ट्रॉबेरी क्रम ही एक फल बन जाए, मतलब फूलों का गुच्छा, जैसे कटहल और अनानास। अनानास, अच्छा, तभी उसके ऊपर वो खाने जैसे बने होते हैं। हाँ, हर खाना एक फूल था। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, फलों के खाने योग्य भाग। हाँ, यहाँ से सवाल जरूर बनते हैं। तो सेब का तो हमने जान लिया, हम पुष्पासन खाते हैं। और आम का? मध्य फल भित्ति
मीजोकार्प। पपीते का भी वही है। और अमरूद का? अमरूद में तो हम लगभग सब कुछ खा जाते हैं। हाँ, पूरी फल भित्ति और बीजांड। और केले में छिलका छोड़कर, मतलब मध्य और अंताफल भित्ति। सही। अब सबसे खास नारियल, उसका पानी और गिरी क्या है? ये सवाल तो मैंने कई बार देखा है, बताइए। वो है भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। ये बीज के भ्रूण को पोषण देने के लिए बनता है। भ्रूणपोष मतलब हम उसका पोषक तत्व खा रहे हैं। बिल्कुल। कमाल है। और आखिर में गेहूं। गेहूं का दाना क्या है? वो भी एक फली है, एक सूखा सरद फल। इसे कैरियोप्सिस कहते हैं। अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है पादप ऊतक। तो सबसे पहले ऊतक होता क्या है? मेरा मतलब, हम कहते हैं कि कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी इकाई है, तो फिर ये ऊतक क्या है? बिल्कुल। देखिए, ऊतक मतलब समान कोशिकाओं का एक ग्रुप, एक ऐसा समूह जो मिलकर कोई खास काम करता हो। अच्छा, मतलब कोशिकाओं की एक टीम। हाँ, एक टीम। और पौधों में मोटे तौर पर ये टीमें दो तरह की होती हैं। एक है विभाज्योत्की ऊतक, अच्छा, मतलब मेरिस्टोमैटिक टिश्यू, जिसमें कोशिकाएं लगातार डिवाइड होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ओके। और दूसरा है स्थायी ऊतक, यानी परमानेंट टिश्यू। हाँ, इसमें विभाजन की क्षमता वो खत्म हो जाती है। समझ गए। तो चलिए पहले विभाज्योत्की ऊतक को समझते हैं। इसका मेन काम तो फिर पौधे के आकार को बढ़ाना ही हुआ। हाँ, बिल्कुल। और ये पौधे में 3 खास जगहों पर होता है। पहला है शीर्षस्थ विभाज्योत्की ऊतक, मतलब एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये पौधे के शीर्ष पर होगा। एग्जैक्टली। ये पौधे की चोटी पर और जड़ों के एकदम सिरों पर पाया जाता है। इसका सीधा सा काम है पौधे की लंबाई बढ़ाना। अच्छा, और दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है पार्श्व विभाज्योत्की ऊतक, लैटरल मेरिस्टम। इसका काम है तने और जड़ की मोटाई, मतलब उसकी गोलाई को बढ़ाना। ओके, तो एक लंबाई बढ़ा रहा है और दूसरा चौड़ाई। सही। और तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योत्की ऊतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? ये असल में शीर्षस्थ ऊतक का ही बचा हुआ हिस्सा है, और ये उन पौधों के लिए जरूरी है जिनके ऊपरी हिस्से को जानवर खा जाते हैं, जैसे घास। अच्छा, मतलब अगर कोई जानवर घास का ऊपरी सिरा खा ले। हाँ, तो इसी ऊतक की वजह से घास फिर से बढ़ जाती है। ये एक तरह का बैकअप है। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। तो ये तो हो गए विभाज्योत्की ऊतक। अब आते हैं स्थायी ऊतक पर, जहाँ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। हाँ, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू, और दूसरा जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और इनमें क्या फर्क है? सरल ऊतक में बस एक ही टाइप की कोशिकाएं होती हैं, जबकि जटिल ऊतक में अलग अलग तरह की कोशिकाएं मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो सरल ऊतक के जो 3 प्रकार हैं, उनके नाम अक्सर अंग्रेजी में ही सुनने को मिलते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। हाँ, नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनके काम बहुत सीधे हैं। जैसे पैरेन्काइमा का मेन काम है भोजन का भंडारण करना, भोजन स्टोर करना। जैसे आलू और मूली में जो हिस्सा हम खाते हैं, वो ज्यादातर पैरेन्काइमा ही है। अच्छा, और कोलेनकाइमा? कोलेनकाइमा पौधे को लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ में मजबूती भी। इसी की वजह से पौधे की टहनियां तेज हवा में बिना टूटे झुक जाती हैं। ओके, ये पौधे को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो फिर स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? ये नाम थोड़ा सख्त लगता है। आपने सही पकड़ा, ये पौधे को कठोरता और मजबूती देता है। जैसे नारियल का जो बाहरी सख्त हिस्सा होता है, या अखरोट का छिलका, वो इसी ऊतक का बना होता है। अच्छा, इतना सख्त बनाता है। समझ गई। तो ये तो हो गए सरल ऊतक। अब जटिल ऊतक की बात करते हैं। हाँ, जटिल ऊतक में 2 सबसे जरूरी हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये पौधों के, आप कह सकती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। हाँ, ये नाम तो सुने हैं, ज से जाइलम और ज से जल। ये याद रखने का अच्छा तरीका है। बिल्कुल सही। जाइलम का काम है जड़ों से जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम, उसके लिए फ से फ्लोएम और फ से फूड। एकदम सही। फ्लोएम का काम है पत्तियों में बने भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। तो एक पानी पहुंचा रहा है, दूसरा खाना। बहुत बढ़िया। तो ये तो ऊतकों की बात हो गई। हाँ, अब पादप हार्मोन पर आते हैं। हाँ, पौधों की ग्रोथ के लिए बाहरी चीजों के अलावा कुछ अंदरूनी फैक्टर्स भी होते हैं। उन्हीं को हम पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ओके, तो क्या ये भी अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, इन्हें हम 2 मेन श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक होते हैं वृद्धि प्रेरक, मतलब ग्रोथ प्रोमोटर, जो विकास को बढ़ाते हैं।
और दूसरे? दूसरे होते हैं वृद्धि अवरोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर, जो विकास को रोकते हैं। ठीक है, तो पहले ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है ऑक्सिन का। हाँ, ऑक्सिन पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करने वाला मेन हार्मोन है। ये पौधे के एकदम ऊपरी हिस्से में बनता है, टिप पर। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम भी तो है कि ये पौधे को प्रकाश की तरफ झुका देता है। बिल्कुल, होता यह है कि जिस तरफ से रोशनी आती है, ऑक्सिन हार्मोन उससे दूसरी तरफ, मतलब अंधेरे वाली साइड में जमा हो जाता है। और फिर वो अंधेरे वाली साइड की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ाता है, जिससे पौधा रोशनी की तरफ मुड़ जाता है। कमाल है। अच्छा, दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन। इसका क्या काम है? इसका मेन काम है तने की लंबाई बढ़ाना और बीजों का अंकुरण कराना। ये बीज की प्रसुप्ति मतलब सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है, उसे नींद से जगाता है। और तीसरा ग्रोथ प्रमोटर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मुख्य काम है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन। हाँ, और क्योंकि ये नई कोशिकाएं बनाता है, ये पत्तियों की जीर्णावस्था मतलब उनके बुढ़ापे को भी रोकता है। इसीलिए कुछ लोग इसे युवा हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए ग्रोथ बढ़ाने वाले। हाँ। अब उन हार्मोन्स की बात करते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है एब्सिसिक एसिड या ABA। सही, ये पौधे के विकास पर एक लिमिट के बाद रोक लगाता है। ये बीज के अंकुरण को भी रोकता है और पत्तियों में बुढ़ापा लाता है, जिससे वो पीली होकर गिर जाती हैं। तो ये पौधे के लिए एक तनाव जैसी स्थिति पैदा करता है। हाँ, इसीलिए इसे तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अब एक हार्मोन है जो शायद दोनों तरह का काम करता है, एथिलीन। हाँ, एथिलीन बहुत खास है। ये एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। गैस के रूप में? जी, और इसका सबसे प्रसिद्ध काम है फलों को पकाना। ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। अच्छा, और जो हम कृत्रिम रूप से फलों को पकाते हैं उसके लिए एसिटिलीन या कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है, जो असल में एथिलीन गैस ही बनाता है। समझ गई। इसके अलावा भी कोई जरूरी हार्मोन्स हैं? हाँ, दो और हैं। एक है फ्लोरेजिन, जिसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। ओके, फ्लोरेजिन। और दूसरा है ट्राउमेटीन। ये पौधे के घायल हिस्सों को ठीक करता है, मतलब चोट भरने का काम करता है। वाह, मतलब पौधे अपनी चोट भी खुद भर लेते हैं। बिल्कुल। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एसिटिलीन बनाता है। चलिए, तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, मानव ग्रंथियां। हाँ। हमारे शरीर के अंदर ना एक पूरी दुनिया चल रही है, जिसमें छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर इधर से उधर भाग रहे हैं। बिल्कुल। और यही तय करते हैं कि हमें कब भूख लगेगी, कब नींद आएगी या कब गुस्सा आएगा। सही बात है। और इन सारे मैसेंजर्स को बनाने वाले जो कारखाने हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रंथियां। हाँ, आज हम इन्हीं की दुनिया में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। ये ग्रंथियां अब समझिए हमारे शरीर की एक खुफिया सरकार की तरह हैं। खुफिया सरकार? हाँ, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करती हैं। आज का हमारा मिशन इसी सरकार के काम करने के तरीके को समझना है। हम जानेंगे कि ये ग्रंथियां कितने तरह की होती हैं, ये हार्मोन और एंजाइम कैसे बनाती हैं, और ये हमारे शरीर की मास्टर कंट्रोलर क्यों कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये ग्रंथि या ग्लैंड आखिर है क्या? देखिए, सरल शब्दों में ये कोशिकाओं का एक समूह है, एक ऑर्गन है। अच्छा। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। जब एक जैसी कोशिकाएं एक टीम बनाती हैं, तो उसे हम ऊतक कहते हैं। टिश्यू? हाँ, टिश्यू। और यही ऊतक मिलकर एक अंग या ग्रंथि बनाते हैं। तो ग्रंथि का काम है कुछ खास केमिकल बनाना और छोड़ना। और इन्हें 3 मुख्य टीमों में बांटा गया है। पहली है बहिर्स्त्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हाँ, एक्सोक्राइन। इनके पास अपनी पाइपलाइन होती है, अपनी नली होती है। नली? हाँ, एक डक्ट। जैसे हमारी पसीने की ग्रंथि, उसकी अपनी एक छोटी सी पाइप है जो पसीने को त्वचा तक पहुंचाती है। अच्छा, मतलब ये डायरेक्ट डिलीवरी सर्विस की तरह है। बिल्कुल। तो फिर दूसरी टीम है अंतःस्त्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हाँ, एंडोक्राइन। हाँ। ये इनसे अलग कैसे है? अगर एक्सोक्राइन के पास प्लम्बिंग सिस्टम है, तो एंडोक्राइन के पास कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई नली नहीं। कोई नली नहीं। इसीलिए इन्हें नलिका विहीन कहते हैं। ये अपना संदेश, जिसे हम हार्मोन कहते हैं, सीधे खून में छोड़ देती हैं। ओ, सीधा ब्लड स्ट्रीम में? जी, और खून उसे पूरे शरीर में उसकी सही मंजिल तक ले जाता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और तीसरी टीम है मिश्रित ग्रंथियां। मिक्स्ड ग्लैंड्स। ये शरीर के मल्टीटास्कर हैं।
ये दोनों काम करती हैं। मतलब ये प्लम्बर भी हैं और कुरियर सर्विस भी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, एंजाइम और हार्मोन। इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हार्मोन दूर तक भेजे जाने वाले संदेश हैं। मैसेज। हाँ, मैसेज। ये खून के जरिए यात्रा करते हैं और शरीर के दूसरे अंगों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। वहीं एंजाइम्स जो हैं वो काम करने वाले हैं। मतलब वर्कर। बिल्कुल, ये उत्प्रेरक होते हैं। ये किसी काम को तेजी से करवाते हैं, जैसे पेट में भोजन को पचाना। ये यात्रा नहीं करते, उसी जगह काम करते हैं जहां बनते हैं। और एक मजे की बात लिखी है कि खोजा गया पहला हार्मोन सिक्रेटिन था। और ये एक मोमेंट था विज्ञान के लिए। अच्छा। क्योंकि इससे पहले सबको लगता था कि शरीर का सारा कम्युनिकेशन दिमाग और नसों से होता है। सेक्रेटिन की खोज ने साबित किया हाँ। कि हमारा शरीर केमिकल्स के जरिए भी बात करता है। इसने एंडोक्रिनोलॉजी की नींव रखी। चलिए, तो पहले उन प्लम्बर्स की बात करते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां, इनके काम को तो हम महसूस कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, जैसे रोते समय आंसू निकलना। हाँ, अश्रु ग्रंथि। या मुंह में लार बनना, लार ग्रंथि। त्वचा को तैलीय रखने वाली सीबम ग्रंथि और पसीना बनाने वाली श्वेत ग्रंथि। महिलाओं में दुग्ध ग्रंथि भी इसी में आती है। जी हाँ, और इसी लिस्ट में एक सुपरस्टार भी है। कौन? यकृत, यानी लिवर। अरे हाँ, ये तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वजन लगभग 1.5 से 2 किलो तक। बिल्कुल, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। इसके सैकड़ों काम हैं, पर 2 मुख्य हैं। वो क्या है? पहला, ये पित्त यानी बाइल बनाता है, जो फैट को पचाने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा? दूसरा, ये हमारे शरीर का डिटॉक्स सेंटर है। हम जो भी खाते पीते हैं उसमें मौजूद हानिकारक पदार्थों को फिल्टर करके बाहर निकालने का काम यकृत ही करता है। ये तो बहुत जरूरी काम हुआ। जी हाँ, और इसमें खुद को ठीक करने की एक अविश्वसनीय क्षमता होती है। सच में? हाँ, यकृत हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो खुद को दोबारा उगा सकता है। अगर इसका बड़ा हिस्सा भी काट दिया जाए तो ये कुछ ही हफ्तों में वापस अपने साइज में आ सकता है। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। सचमुच। तो अब बात करते हैं उस खुफिया नेटवर्क की जो हमारे शरीर को अंदर से कंट्रोल करता है, और इसका हेडक्वार्टर हमारे दिमाग में है। एकदम सही। और उस हेडक्वार्टर में सबसे अहम है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। हाँ, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पर क्यों? क्योंकि ये लगभग सभी दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, पर असल में ये मास्टर से ज्यादा एक मिडिल मैनेजर है। मिडिल मैनेजर मतलब इसके ऊपर भी कोई बॉस है? बिल्कुल, इसका बॉस है हाइपोथैलेमस। अच्छा। हाइपोथैलेमस शरीर का सीईओ है। वो पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर देता है और मटर के दाने जितनी छोटी है ग्रंथि उन ऑर्डर्स को बाकी ग्रंथियों तक पहुंचाती है। वाह, इतनी छोटी और इतना बड़ा काम। तो ये किस तरह के संदेश भेजती है? इसके कई संदेश हैं। एक है एसटीएच यानी वृद्धि हार्मोन, जो शरीर को बताता है कि अब बड़े होने का समय है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो इंसान की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कम रह जाए तो बौनापन हो जाता है। और दूसरे संदेश? एक संदेश है टीएसएच, जो थायराइड ग्रंथि को जगाता है। और महिलाओं में एक और खास संदेश है एलटीएच, जो शिशु के जन्म के बाद माँ के शरीर को दूध बनाने का निर्देश देता है। और इसका भी बॉस हाइपोथैलेमस, उसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के सबसे जरूरी फंक्शन कंट्रोल करता है, जैसे शरीर का तापमान, भूख, प्यास। मतलब जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। दिमाग में एक तीसरी ग्रंथि भी है जो मुझे बहुत रहस्यमयी लगती है, पीनियल ग्रंथि। इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहते हैं। और ये नाम काफी हद तक सही है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी? हाँ, इसका मुख्य काम मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाना है। ये हार्मोन रोशनी के प्रति बहुत संवेदनशील है। रोशनी के प्रति? जी। जब अंधेरा होता है तो पीनियल ग्रंथि ज्यादा मेलेटोनिन बनाती है, जिससे हमें नींद आती है। और जब रोशनी होती है तो इसका उत्पादन कम हो जाता है और हम जाग जाते हैं। एक मिनट, तो मेरे दिमाग के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि है जो अंधेरे और रोशनी को महसूस कर सकती है। हाँ। और उसी हिसाब से मुझे सुलाती या जगाती है। ये तो एक नेचुरल अलार्म क्लॉक जैसा है। बिल्कुल, इसीलिए इसे शरीर की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ओह, तभी कहते हैं कि रात में मोबाइल देखने से नींद नहीं आती। एकदम सही, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारी पीनियल ग्रंथि को कंफ्यूज कर देती है। उसे लगता है कि अभी भी दिन है और वो मेलेटोनिन नहीं बनाती। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चलिए दिमाग से नीचे उतरकर गले की ओर आते हैं। यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है। हाँ, जो एच आकार की होती है,
ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी एंडोक्राइन। जी, इसे शरीर का एनर्जी रेगुलेटर कह सकते हैं। ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है जो तय करता है कि हमारा शरीर ऊर्जा का उपयोग कितनी तेजी से करेगा। और इसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है ना? जी। नमक के पैकेट पर हमेशा आयोडाइज्ड लिखा होता है। जी हाँ, क्योंकि थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन कच्चा माल है। अगर भोजन में आयोडीन की कमी हो तो ये ग्रंथि ज्यादा मेहनत करने लगती है और सूजकर बड़ी हो जाती है। और इसी को घेंगा या गॉइटर कहते हैं। बिल्कुल। थायराइड की ठीक पीछे कुछ और छोटी ग्रंथियां भी होती है, पैराथायराइड। हाँ, ये 4 छोटी छोटी ग्रंथियां हैं। ये हमारे शरीर की कैल्शियम अकाउंटेंट हैं। कैल्शियम अकाउंटेंट? हाँ, इनका एकमात्र काम खून में कैल्शियम के स्तर का हिसाब रखना है। अच्छा। कैल्शियम खून में ले आता है और जब ज्यादा हो जाता है तो दूसरा हार्मोन उसे वापस हड्डियों में जमा कर देता है। वाह, कितना सटीक सिस्टम है। बहुत ही सटीक। अब आते हैं छाती में स्थित थाइमस ग्रंथि पर। इसे प्रतिरक्षा तंत्र का राजा कहा जाता है। हाँ, पर इसके बारे में एक हैरान करने वाली बात है। वो क्या? ये कि ये ग्रंथि उम्र के साथ सिकुड़ती जाती है। क्या सिकुड़ जाती है? जी, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी की ट्रेनिंग एकेडमी है। बचपन और जवानी में ये हमारे टी सेल्स नाम के सैनिकों को ट्रेनिंग देती है कि दोस्त और दुश्मन में फर्क कैसे करना है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये ट्रेनिंग एकेडमी छोटी होती जाती है। बिल्कुल। बुढ़ापे में ये सिकुड़कर बहुत छोटी रह जाती है और यही एक बड़ा कारण है कि वृद्ध लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और वे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए अब पेट की ओर बढ़ते हैं। किडनी के ठीक ऊपर बैठी अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, इसे लड़ो या भागो वाली ग्रंथि कहते हैं। हाँ, ये हमारे शरीर का इमरजेंसी बटन है। इमरजेंसी बटन। कल्पना कीजिए आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने आ जाती है। जी। उस 1 सेकंड में आपके शरीर में जो कुछ भी होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें फूलने लगती हैं। सही, वो सब इस ग्रंथि की वजह से होता है। ये खतरे को देखते ही एड्रेनलिन नाम का हार्मोन खून में छोड़ देती है। अच्छा। ये हार्मोन शरीर को सुपरचार्ज कर देता है ताकि आप उस आपातकालीन स्थिति से लड़ सकें, फाइट, या भाग सके, फ्लाइट। इसीलिए इसे 3F ग्रंथि कहते हैं, फियर, फाइट, फ्लाइट। बिल्कुल। मुझे तो लगता है मेरी एड्रीनल ग्रंथि हर सुबह ट्रैफिक में ही अपना सारा कोटा पूरा कर लेती है। ये आज के समय की एक बड़ी समस्या है। अंत में अंतःस्रावी ग्रंथियों में आती है जनन ग्रंथियां या गोनाड्स। जी, जो पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होती हैं। पुरुषों में वृषण यानी टेस्टीज होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। ये पुरुषों में दाढ़ी, मूछ आने और आवाज के भारी होने के लिए जिम्मेदार है। हाँ। और महिलाओं में अंडाशय यानी ओवरीज होते हैं जो कई हार्मोन बनाते हैं। हाँ, मुख्य रूप से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये महिलाओं में यौन लक्षणों, मासिक चक्र और गर्भावस्था में मदद करते हैं। तो अब तक हमने प्लम्बर्स और सीक्रेट एजेंट नेटवर्क को समझ लिया। अब उस मल्टीटास्कर की बारी है जो दोनों हैं, मिश्रित ग्रंथि। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अग्नाशय यानी पैंक्रियास। पैंक्रियास। ये एक ही समय में दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ ये एक बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में पाचन एंजाइम छोटी आंत में भेजता है भोजन को तोड़ने के लिए, सही, और दूसरी तरफ एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। इसके अंदर बीटा कोशिकाएं होती हैं जो सीधे खून में इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ती हैं। इंसुलिन, ये नाम तो बहुत सुना हुआ है, खासकर डायबिटीज के संबंध में। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, इंसुलिन वो चाबी है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं का ताला खोलती है ताकि खून में मौजूद शुगर यानी एनर्जी अंदर जा सके। अच्छा, तो डायबिटीज में क्या होता है? डायबिटीज में या तो ये चाबी बनती ही नहीं या फिर कोशिकाओं के तालों में जंग लग जाता है और वो चाबी से खुलते नहीं। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि सारी एनर्जी यानी शुगर खून में बाहरी तैरती रहती है जबकि शरीर की कोशिकाएं अंदर से भूखी मर रही होती हैं। बहुतायत के बीच भुखमरी। बिल्कुल यही होता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, मानव रोग। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम स्वास्थ्य किसे कहते हैं। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? बिल्कुल, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य का मतलब है जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों ही स्तर पर पूरी तरह से ठीक हो।
ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। अच्छा, मतलब अगर कोई शरीर से फिट है लेकिन मानसिक रूप से परेशान है तो उसे स्वस्थ नहीं माना जाएगा। सही कहा। और जब इस संतुलन में गड़बड़ी होती है तभी रोग होते हैं। रोगों को समझने के लिए दो शब्द जानना बहुत जरूरी है, रोगजनक यानी पैथोजन और रोगवाहक यानी वेक्टर। हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। देखिए, रोगजनक वो असली गुनहगार है जो बीमारी पैदा करता है, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस। ओके। और रोगवाहक वो है जो इस गुनहगार को हम तक पहुंचाता है। अच्छा, जैसे मलेरिया में? बिल्कुल। मलेरिया में बीमारी पैदा करने वाला असली अपराधी तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है। तो प्लाज्मोडियम रोगजनक हुआ। हाँ, और उसे हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम करती है मादा एनोफिलीज मच्छर, तो वो हो गई रोगवाहक। यह तो बहुत साफ हो गया। तो चलिए सबसे पहले असली गुनहगारों यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से शुरू करते हैं। ठीक है। वैसे बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। उन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। लेकिन जीवाणु नाम उन्हें एरनबर्ग ने दिया था। सही। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में सबसे पहले देखते हैं टाइफाइड को। हाँ, टाइफाइड जिसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं। इसका मतलब है आंत का बुखार, है ना? जी। इसका बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी दूषित पानी या खाने के जरिए हमारी आंतों पर हमला करता है। और इसके लिए एक खास टेस्ट भी होता है। हाँ, विडाल टेस्ट। ये नाम याद रखना जरूरी है। और हैजा यानी कॉलेरा? हाँ, वो भी तो आंतों पर ही असर डालता है। बिल्कुल। उसका बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी। इसमें लगातार दस्त और उल्टी से शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है। यानी ये दोनों बीमारियां हमें साफ सफाई की अहमियत सिखाती हैं। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे श्वसन तंत्र पर हमला करती हैं, जैसे निमोनिया। निमोनिया में डिप्लोकोकस न्यूमोनिया नाम का बैक्टीरिया सीधे हमारे फेफड़ों को मतलब लंग्स को निशाना बनाता है। अच्छा। फेफड़ों में पानी मवाद भर जाता है, जिससे मरीज को तेज बुखार, ठंड और सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसी से जुड़ा एक सवाल है, बचपन में एक टीका लगता है डीपीटी का, वो एक साथ 3 बीमारियों से बचाता है। ये कौन सी बीमारियां हैं? बहुत अच्छा सवाल है। डीपीटी में डी का मतलब है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया? हाँ, इसमें बैक्टीरिया गले में एक मोटी झिल्ली बना देता है, जिससे श्वास नली ब्लॉक हो सकती है। मतलब ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है पर्टूसिस, जिसे हम आम भाषा में काली खांसी कहते हैं। ओके। इसमें मरीज को खांसी के ऐसे दौरे पड़ते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और टी मतलब टेटनस, जिसे लॉक जॉ भी कहते हैं। बिल्कुल। इसका बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी घाव के जरिए शरीर में घुसकर हमारे तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। इसीलिए कहते हैं कि जंग लगी चीज से चोट लगने पर इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। जी। इससे मांसपेशियों में, खासकर जबड़े में भयानक अकड़ान आ जाती है। तो एक डीपीटी का टीका इन 3 बड़े खतरों से सुरक्षा देता है। कमाल है। अब एक और बीमारी की बात करते हैं, प्लेग। इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता था। हाँ, और इसका कारण था 14वीं सदी में इसने यूरोप की आधी आबादी खत्म कर दी थी। और ये फैलती थी चूहों से, है ना? इसका बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। चूहों पर रहने वाले पिस्सू जब इंसानों को काटते हैं तो ये फैल जाता है। अच्छा। और ये शरीर में कहाँ हमला करता है? ये हमारे लसिका ग्रंथियों यानी लिम्फ नोड्स और फेफड़ों पर हमला करता है। ठीक है। अब 2 और बड़ी बीमारियां, कुष्ठ रोग और क्षय रोग यानी टीबी। इनके बैक्टीरिया के नाम भी मिलते जुलते हैं। हाँ, कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी का बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और टीबी का है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कुष्ठ रोग त्वचा और नसों को प्रभावित करता है। जी, और इसके इलाज के लिए एमडीटी मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल होता है। वहीं टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करती है। और टीबी से बचाव के लिए जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है। सही। और एक और बैक्टीरियल रोग है सिफिलिस, जो एक यौन संचारित रोग है। तो ये थी बैक्टीरिया की दुनिया। अब बात करते हैं उनसे भी छोटे और शायद ज्यादा चालाक दुश्मन की, वायरस। हाँ, वायरस। इनकी खोज रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी, तंबाकू के पत्ते में। और ये बैक्टीरिया से अलग कैसे हैं? वायरस को बढ़ने के लिए हमारी ही कोशिकाओं को हाईजैक करना पड़ता है। वो हमारी कोशिकाओं के अंदर घुसकर अपनी फैक्ट्री बना लेता है। इनसे होने वाली बीमारियां भी बहुत आम हैं, जैसे डेंगू, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जोड़ों और मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होता है। और ये एडीज इजिप्टी मच्छर से फैलता है। हाँ, इसका वायरस है अर्बो वायरस। लेकिन डेंगू में सबसे खतरनाक बात है
प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना। प्लेटलेट्स की कमी से अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, चेचक और छोटी माता मतलब स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, क्या ये एक ही है? नहीं, दोनों में शरीर पर दाने निकलते हैं, पर ये अलग अलग वायरस से होते हैं। चेचक वेरियोला वायरस से होता था जो बहुत जानलेवा था। लेकिन अब तो वो खत्म हो चुका है। हाँ, वैक्सीन की मदद से अब इसे दुनिया से मिटा दिया गया है। और छोटी माता वेरिसेला वायरस से होती है और ये कम गंभीर होती है। अब बात करते हैं पोलियो की। हाँ, आज भारत पोलियो मुक्त है, पर एक समय ये बहुत बड़ा खतरा था। पोलियो वायरस सीधे हमारे तंत्र का तंत्र पर हमला करता है, जिससे लकवा हो जाता है। जोनास सॉल्क द्वारा खोजी गई वैक्सीन ने दुनिया को इससे बचाया। ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। अब एक ऐसी बीमारी पर आते हैं जो वायरस की चालाकी का सबसे बड़ा उदाहरण है, एड्स। एड्स का वायरस HIV बहुत शातिर है। वो सीधे शरीर की सेना यानी हमारे इम्यून सिस्टम पर ही हमला कर देता है। मतलब ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स WBC को ही खत्म कर देता है। हाँ, जो हमारे बीमारियों से लड़ने वाले सिपाही हैं उन्हीं को। तो जब सेना ही नहीं रहेगी तो कोई भी छोटा मोटा संक्रमण जानलेवा बन सकता है। सही। और एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। वायरस से जुड़ी एक और अजीब बीमारी है, रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, मतलब पानी से डर। ये बहुत अजीब है। इसका एक कारण है। रेबीज का वायरस रैब्डो वायरस जब किसी संक्रमित जानवर के काटने से शरीर में पहुंचता है तो ये सीधा दिमाग की नसों पर असर करता है। ओके। ये गले की मांसपेशियों को इस तरह प्रभावित करता है कि मरीज के लिए कुछ भी निगलना, यहाँ तक कि पानी पीना भी बहुत दर्दनाक हो जाता है। अच्छा। तो इस भयानक दर्द के कारण मरीज पानी से डरने लगता है। हाँ, और इसके टीके की खोज महान वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। कमाल है। अच्छा, और जुकाम, वो भी तो वायरस से ही होता है? जी, राइनो वायरस से। इसके अलावा गलसुआ यानी मम्स, पीलिया, ट्रकोमा और मेनिंजाइटिस भी वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो हमने बैक्टीरिया और वायरस देख लिए। अब अगली श्रेणी है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिका वाले जीव हैं। मलेरिया के अलावा इनसे एक और बीमारी होती है, सोने की बीमारी। सोने की बीमारी मतलब इसमें बहुत नींद आती है? हाँ, इसका प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा सीसी मक्खी के काटने से फैलता है और हमारे दिमाग पर असर करता है, जिससे मरीज को बहुत ज्यादा नींद आती है। और पायरिया, जो मसूड़ों की समस्या है। सही। पायरिया एंटरमीबा जिंजुएलिस नाम के प्रोटोजोआ से होता है, जिससे मसूड़ों में सूजन आती है और खून निकलता है। जी। इसी तरह पेचिश और कालाजार भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं, जो क्रमशः आंत और अस्थि मज्जा को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब आते हैं फंगस यानी कवक पर। इनसे क्या क्या होता है? फंगस से होने वाले ज्यादातर संक्रमण त्वचा पर होते हैं, जैसे दाद यानी रिंगवर्म, जिसमें त्वचा पर लाल रंग के गोल चक्कत्ते बन जाते हैं। हाँ, इसका कवक है ट्राइकोफाइटन। और एथलीट फुट, वो भी फंगस से होता है। ये नाम कैसे पड़ा? ये संक्रमण अक्सर उन एथलीट्स को होता है जिनके पैर जूतों में बंद रहने की वजह से नम रहते हैं। अच्छा। इसके अलावा दमा और गंजापन भी कुछ खास तरह के फंगस के कारण हो सकते हैं। तो ये वो बीमारियां थीं जो बाहरी जीवों से होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां तो हमें विरासत में मिलती हैं, मतलब आनुवंशिक रोग। हाँ, जेनेटिक डिजीज। ये हमारे DNA में हुई एक गलती की तरह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, जिसे शाही बीमारी भी कहते हैं। इसे शाही बीमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंशजों में फैली थी। इसमें चोट लगने पर खून का थक्का आसानी से नहीं बनता। और एक और आम समस्या है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी आमतौर पर लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता। कुछ बीमारियां हमारे गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या में गड़बड़ी से भी होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम। बिल्कुल, एक स्वस्थ इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं। डाउन सिंड्रोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे कुल संख्या 47 हो जाती है। इससे व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है। हाँ, और इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम इसका उल्टा है। हाँ, टर्नर सिंड्रोम सिर्फ स्त्रियों में होता है और इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, यानी कुल 45 रह जाते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास रुक जाता है और बांझपन होता है। इसी तरह क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है, जिसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम होने से उनमें नपुंसकता आ जाती है। और हमारी सूची में आखिरी आनुवंशिक रोग है पटाव सिंड्रोम। ये भी क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी से होता है।
इसमें जन्म से ही बच्चे का ऊपरी होंठ कटा हुआ हो सकता है और तालू में दरार होती है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, पादप रोग। पादप रोग। तो पादप रोग का मतलब है पौधों में कोई भी ऐसा नुकसान जो उनकी सामान्य कार्यक्षमता या कह सकते हैं उनकी आर्थिक उपयोगिता को प्रभावित करे। अच्छा। और पौधों में रोग मुख्य रूप से 4 कारणों से होते हैं: विषाणु, जीवाणु, कवक, और चौथा है कुछ तत्वों की कमी, जिसे हम अजैविक रोग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले से शुरू करते हैं, विषाणु जनित रोग। बिल्कुल, इसमें सबसे मशहूर है तंबाकू का मोज़ेक रोग। हाँ, TMV वाला। जी, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें होता क्या है कि पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वायरस पत्तियों का क्लोरोफिल ही नष्ट कर देता है, मतलब पौधे की खाना बनाने की फैक्ट्री ही बंद। और आलू में भी तो कुछ ऐसा ही होता है, आलू का मोज़ेक रोग। हाँ, वो होता है पोटैटो वायरस X के कारण। लक्षण लगभग वैसे ही है, पत्तियों पर चितकबरापन आ जाता है और पौधा वो बौना रह जाता है। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प बीमारी है, केले का बंकी टॉप रोग। बंकी टॉप, ये कैसा नाम है? इसका कारण है बनाना वायरस 1। इसमें केले का पौधा बौना रह जाता है और उसकी सारी पत्तियां वो ऊपर की तरफ एक गुलाब की कली की तरह इकट्ठी हो जाती हैं। अरे वाह, एक गुच्छे की तरह। बिल्कुल, इसलिए इसे बंकी टॉप कहते हैं। और एक रंग परिवर्तन भी होता है ना वायरस की वजह से। जी हाँ, इसमें पत्तियों का हरा रंग खत्म हो जाता है और वे पीली या सफेद हो जाती हैं। इसके भी 2 पैटर्न हैं। कौन कौन से? एक है वेन क्लियरिंग, इसमें पत्ती की जो नसें होती हैं, मतलब शिराएं, वो पीली हो जाती हैं और बाकी हिस्सा हरा रहता है। तो दूसरा इसका उल्टा होगा, शिराएं हरी और बाकी पत्ती पीली। एकदम सही पकड़ा, उसे वेन बेंडिंग कहते हैं। चलिए, तो ये तो हो गए वायरस। अब आते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर। हाँ, तो अब देखते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। इसमें सबसे पहले है आलू का शैथिल्य रोग, जिसे रिंग रोग भी कहते हैं। जी, ये स्यूडोमोनास सोलेनेसियम जीवाणु से होता है। और इसे रिंग रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप बीमार आलू को काटेंगे तो अंदर एक भूरे रंग का साफ साफ रिंग दिखाई देता है। अच्छा। अगला है कपास का ब्लैक आर्म रोग। नाम से तो लग रहा है कि इसमें कुछ काला पड़ जाता होगा। बिल्कुल, ये जांथोमोनास जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों पर पहले तो पानी जैसी छोटी छोटी संरचना बनती है जो बाद में भूरी हो जाती है और तनों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। और यही ज़ैंथोमोनास धान को भी नुकसान पहुंचाता है। हाँ, धान का अंगमारी रोग। इसका कारण ज़ैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु है। इसमें पत्तियों पर पीले हरे धब्बे बनते हैं जो बाद में किनारों पर भूरे हो जाते हैं और पत्ती वो मुरझा जाती है। और नींबू में भी तो इसी का हमला होता है, साइट्रस कैंकर। हाँ, वो बहुत गंभीर रोग है, वो ज़ैंथोमोनास सेट्री के कारण होता है। मैंने देखा है इसमें फलों पर बहुत भद्दे दाग पड़ जाते हैं। सिर्फ फलों पर नहीं, इससे नींबू के फल, पत्तियां और यहाँ तक कि शाखाओं पर भी भूरे उभरे हुए दाग बन जाते हैं। ठीक है, और एक है गेहूं का टुंडू रोग। हाँ, ये कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी जीवाणु से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पत्तियों का निचला भाग मुड़ जाता है, पर इसकी असली पहचान है गेहूं की बालियों से एक पीला चिपचिपा पदार्थ निकलता है। चिपचिपा पदार्थ? जी, और यही पदार्थ उन्हें नष्ट कर देता है, दाने बन ही नहीं पाते। तो पौधों में ज्यादातर बीमारियां तो शायद कवक यानी फंगस से होती है ना? बिल्कुल सही, सबसे बड़ा गिरोह इन्हीं का है। तो चलिए इनके कुछ कारनामे देखते हैं। आलू का वाट रोग। हाँ, ये सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम नाम के कवक से होता है। वाट मतलब? मस्सा। अच्छा, तो इसमें आलू के ऊपर मस्से जैसी गांठें बन जाती हैं। बिल्कुल, काली मस्से जैसी गांठें। लेकिन आलू की इससे भी खतरनाक बीमारी है, उत्तर भावी अंगमारी, जिसे लेट ब्लाइट कहते हैं। हाँ, लेट ब्लाइट। ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कवक से होता है। पत्तियों पर पहले भूरे धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होकर काले हो जाते हैं और पत्तियां ऐसा लगता है जैसे झुलस गई हों। बाजरे में भी एक बीमारी है, ग्रीन ईयर रोग। इसे डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं शायद। जी, ये स्क्लेरोस्पोरा ग्लैमिनिकोला कवक के कारण होता है। इसमें बाजरे की बालियों में दानों की जगह हरे रेशे निकल आते हैं और फिर बाद में यही रेशे काले चूर्ण में बदल जाते हैं, फसल पूरी बर्बाद। और गन्ने का लाल सड़न रोग तो बहुत आम है। हाँ, ये कोलेटोट्राइकम फल्केटम कवक से होता है। इसमें गन्ने को चीरने पर लाल धारियां दिखती हैं। जी, और उससे शराब जैसी एक खास गंध भी आती है। एक मिनट, शराब जैसी गंध? मतलब ये फंगस अंदर फर्मेंटेशन कर रहा है? बिल्कुल, वो गन्ने के शुगर को सड़ा देता है। अच्छा, अब वो बीमारी जो परीक्षाओं में बहुत आती है, मूंगफली का टिक्का रोग। हाँ, ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक से होता है। टिक्का क्यों? क्योंकि इसमें मूंगफली की पत्तियों की दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं,
बिल्कुल टीके जैसे। और गेहूं में रस्ट यानी कीटू रोग। वो पक्सीनिया ग्रिमिनस टीटी की कवक से होता है। बहुत बड़ा खतरा है ये। इसमें गेहूं की पत्तियों और तनों पर लोहे की जंग की तरह लाल भूरे धब्बे बन जाते हैं। अच्छा, और गेहूं का ढीला कंड लूज मड? वो होता है अस्टेलागो न्यूडा ट्रीटी की कवक से। इसमें गेहूं की बालियां वो पूरी तरह काले पाउडर जैसे पदार्थ से भर जाती हैं। मतलब दानों की जगह सिर्फ काला पाउडर? हाँ, बिल्कुल राख जैसा। बाप रे, तो ये तो सब बाहरी दुश्मन हो गए। अब बात करते हैं अजैविक रोगों की जो अंदर की कमी से होते हैं। बिल्कुल, पोषक तत्वों की कमी से, जैसे नींबू का डाइबैक रोग। ये कॉपर यानी तांबे की कमी से होता है। सही। और आंवले में आंतरिक निक्रोसिस। ये बोरॉन की कमी से। और आम में लिटिल लीफ रोग। ये होता है जस्ता यानी जिंक की कमी से। बिल्कुल। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है मटर में मार्श रोग। ये मैंगनीज की कमी से होता है। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण है धान में खैरा रोग। ये भी तो जस्ता यानी जिंक की कमी से ही होता है। जी हाँ। और फूल गोभी में विपटेल रोग। वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। अच्छा, और चुकंदर में हार्ट रोट? वो बोरॉन की कमी से होता है। और एक और है फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग। वो भी बोरॉन की कमी के कारण होता है। और आखिरी आलू का ब्लैक हार्ट रोग। ये तो बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, क्योंकि ये किसी तत्व की कमी से नहीं होता। तो फिर? ये भंडारण के समय मतलब स्टोरेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। मतलब अगर आलू को ठीक से हवा न मिले? हाँ, तो उसका अंदर का हिस्सा, उसका दिल गलकर काला पड़ जाता है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब ये एक ऐसा विज्ञान है जो बताता है कि हम जो हैं वो क्यों हैं। बिल्कुल, एक तरह से ये जीनों का विज्ञान है। ये बताता है कि जो गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं। अच्छा। और इसके अंदर हम मुख्य रूप से दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, हाँ। और दूसरी चीज है विभिन्नता यानी वेरिएशंस, जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। तो ये जो सारी जानकारी है हमारे गुणों की, ये हमारे शरीर में स्टोर कहाँ होती है? देखिए, ये हमारे शरीर की हर कोशिका मतलब हर एक सेल के अंदर होती है। हर सेल में? हाँ, हर सेल के अंदर होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं गुणसूत्र जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम के अंदर? हाँ, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए की बनावट में ही जीन पाए जाते हैं। तो असल में जीन ही वो यूनिट है। बिल्कुल, यही जीन है जो सारी आनुवांशिक जानकारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ जरूरी जो फैक्ट्स हैं या खोज हैं उन पर बात करते हैं। हाँ, जैसे जो जेनेटिक्स शब्द है, इसका सबसे पहला प्रयोग 1905 में वॉटसन ने किया था। अच्छा, वॉटसन ने। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ये तो बहुत फेमस नाम है। हाँ, वो है ग्रेगर जोहान मेंडल। जी, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस पे इतना विस्तार से अध्ययन किया था। और मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता? वो अलग है। हाँ, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है टीएच मॉर्गन को। टीएच मॉर्गन, ठीक है। और जीन शब्द किसने दिए? जीन शब्द 1909 में जॉनसन ने दिया था। और ये तो हम जानते ही हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक गुणों का वाहक है। चलिए तो अब गुणसूत्रों पर आते हैं। मनुष्यों में इनकी व्यवस्था कैसी होती है? एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46? हाँ, जो 23 जोड़ों में मतलब 23 पेयर्स में होते हैं। अच्छा। इनमें से जो 44 गुणसूत्र हैं यानी 22 जोड़े, हाँ। वो कहलाते हैं ऑटोसोम। इनका क्या काम है? इनका काम है शरीर का निर्माण करना, मतलब हमारी जो अंग है, बनावट है, वो सब। ठीक है, तो ये 44 हो गए। और बाकी के दो? बाकी का जो एक जोड़ा है, हाँ। यानी 2 गुणसूत्र, हाँ। वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हाँ। ये लिंग का निर्धारण करते हैं। तो ये पुरुष और महिला में कैसे अलग होता है? पुरुष में मतलब मेल में 44 ऑटोसोम के साथ XY गुणसूत्र होते हैं। XY। और महिला में यानी फीमेल में 44 के साथ XX गुणसूत्र होते हैं। XX। तो इसका मतलब ये हुआ कि संतान का लिंग वो तो पिता के गुणसूत्र से ही तय होगा। बिल्कुल, क्योंकि माँ से तो हमेशा X क्रोमोसोम ही आएगा। सही बात है। अगर पिता से Y गुणसूत्र आता है तो माँ के X से मिलकर लड़का XY होगा, और अगर पिता से X क्रोमोसोम आता है तो लड़की XX होगी। ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब वापस मेंडल के प्रयोगों पर चलते हैं।
उन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे, है ना? हाँ, मटर के पौधे पर, जिसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सटाइवम। उन्होंने मटर को ही क्यों चुना? कोई खास वजह? हाँ, कई वजह थी। एक तो इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, बस 3-4 महीने। तो वो जल्दी जल्दी कई पीढ़ियों को स्टडी कर सकते थे। बिल्कुल। और दूसरा, मटर में कई गुण ऐसे थे जो बिल्कुल साफ दिखते थे, जैसे पौधा या तो लंबा होगा या बौना, बीज या तो गोल होगा या चपटा, बीज का कुछ नहीं। अच्छा, तो नतीजों को ट्रैक करना आसान था। हाँ, अब प्रयोग समझने से पहले 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप, हाँ। फिनोटाइप वो लक्षण है जो हमें बाहर से दिखते हैं, जैसे पौधे की लंबाई या फूल का रंग, जो फिजिकली दिखाई दे। हाँ। और जीनोटाइप वो लक्षण है जो बाहर से नहीं दिखते, वो जीव के अंदर की जेनेटिक संरचना होती है। मतलब अंदर का जेनेटिक कोड। एकदम सही। तो मेंडल ने कितने तरह के प्रयोग किए थे? मुख्य रूप से 2 तरह के प्रयोग किए। पहला था एकल संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा था द्विसंकरण यानी डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो पहले एकल संकरण की बात करते हैं। हाँ, इसमें क्या हुआ? इसमें मेंडल ने एक ही लक्षण लिया। उन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया जिसका जीनोटाइप था टीटी, और एक शुद्ध बौना पौधा लिया जिसका जीनोटाइप था टीटी, और इनका क्रॉस कराया। हाँ, जब इनका क्रॉस कराया तो जो पहली पीढ़ी हुई, जिसे F1 जनरेशन कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे हुए। सारे? एक भी बौना नहीं? एक भी नहीं। और यहीं से मेंडल ने अपना पहला नियम दिया, प्रभाविता का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, इसका मतलब है कि लंबा गुण टी बौने गुण टी पर प्रभावी है, डोमिनेंट है, वो उसे छिपा देता है। तो वो जो बौनेपन का बुल था वो गायब हो गया? गायब नहीं हुआ, बस छिप गया। और ये दूसरी पीढ़ी में पता चला। वो कैसे? उन्हें 2 बहुत जरूरी अनुपात मिले। अनुपात मतलब रेशियो? हाँ, रेशियो। पहला था फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब जो बाहर से दिख रहा था। वो क्या था? वो था 3:1, मतलब 75% पौधे लंबे थे और 25% पौधे बौने थे। वो छिपा हुआ गुण वापस आ गया था। अरे वाह! और जीनोटाइपिक रेशियो मतलब अंदर के कोड का? वो और भी दिलचस्प था। वो था 1:1। 1:1? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि एक पौधा शुद्ध लंबा था, टीटी, 2 पौधे अशुद्ध या संकर लंबे थे, टीटी, और एक पौधा शुद्ध बौना था, टीटी। अच्छा, तो बाहर से दिखने वाले 3 लंबे पौधों में से असल में 2 हाइब्रिड थे। बिल्कुल। ये तो बहुत ही कमाल की खोज थी। अब द्विसंकरण प्रयोग की बात करते हैं। हाँ, डायहाइब्रिड क्रॉस। इसमें मेंडल ने 2 लक्षण एक साथ लिए। 2 लक्षण जैसे? जैसे एक पौधा जो लंबा था और जिसके फूल लाल थे, TTRR, और दूसरा पौधा जो बौना था और जिसके फूल सफेद थे, TTRR। ठीक है। तो पहली पीढ़ी F1 में सारे पौधे लंबे और लाल फूल वाले हुए, क्योंकि ये दोनों गुण प्रभावी थे, डोमिनेंट थे। एकदम सही। लेकिन असली कहानी तो F2 पीढ़ी में सामने आई, जब F1 पीढ़ी का आपस में क्रॉस कराया गया। तो उसमें क्या अनुपात निकला? उसमें 16 तरह के कॉम्बिनेशन बने और फिनोटाइपिक अनुपात निकला 9:3:3:1। 9:3:3:1। ये तो काफी जटिल है। हाँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसका मतलब था 9 पौधे लंबे और लाल फूल वाले थे, 3 पौधे लंबे और सफेद फूल वाले। अच्छा, एक नया कॉम्बिनेशन। हाँ, 3 पौधे बौने और लाल फूल वाले, ये भी नया था। और आखिर का एक? और सिर्फ एक पौधा बौना और सफेद फूल वाला था। तो इसका जीनोटाइपिक अनुपात तो और भी मुश्किल होगा। हाँ, वो बहुत जटिल है। 1:1:4:1:1। उसे याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इन सभी प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने अपने 3 मुख्य नियम दिए हैं ना? जी, 3 नियम। पहला तो हमने देख लिया, प्रभाविता का नियम। हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब 2 अलग लक्षणों का क्रॉस होता है तो पहली पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही दिखता है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब युग्मक यानी गैमीट बनते हैं तो हर लक्षण के जीन यानी एलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अच्छा, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। हर गैमीट अपने आप में प्योर होता है। और तीसरा नियम जो डाइहाइब्रिड क्रॉस से निकला? वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? हाँ,
इसका मतलब है कि जब दो या ज्यादा लक्षणों की वंशानुगति एक साथ होती है तो एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। मतलब वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, वे स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। जैसे पौधे की लंबाई का उसके फूल के रंग से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, जैव विकास। बिल्कुल, एवोल्यूशन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब हमेशा से ही बहुत दिलचस्प रहा है। हाँ, कि आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, जीवन की शुरुआत कैसे हुई और फिर उससे इतने अलग अलग तरह के जीव कैसे बन गए। सही बात है। और ये कहानी को एक दिन में नहीं लिखी गई, मतलब सदियों से लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और शुरुआत के जो आइडियाज थे वो तो आज सुनने में बड़े अजीब लगते हैं। हाँ, जैसे वो विशेष सृजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। हाँ, कि किसी एक सर्वशक्तिमान शक्ति ने सब कुछ जैसा है वैसा ही बना दिया और इसमें कोई सवाल नहीं, बस मान लो। बिल्कुल, ये एक तरह से आस्था पे आधारित बात थी। लेकिन फिर लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए और वहीं से एक और थ्योरी आई, अजीवात जीवोत्पत्ति। एबायोजेनेसिस, ये नाम ही बड़ा टेक्निकल है। मतलब क्या था इसका? इसका मतलब बहुत सीधा था कि जीवन निर्जीव चीजों से, मतलब नॉन लिविंग थिंग से अपने आप पैदा हो जाता है। क्या? कैसे? जैसे कीचड़ से मेंढक? एकदम सही पकड़ा। लोगों को यही लगता था। वो देखते थे कि अरे कीचड़ में अचानक मेंढक आ गए तो वो कीचड़ से बने होंगे। एक वैज्ञानिक थे वॉन हेलमुंट। ओह हाँ, उन्होंने तो चूहे बनाने की रेसिपी दी थी, है ना? हाँ बिल्कुल। उनका दावा था कि अगर एक पसीने से भीगी कमीज को गेहूं के साथ रख दो तो बस 21 दिन में चूहे अपने आप पैदा हो जाएंगे। क्या बात है। जबकि असल में चूहे तो बस वहाँ आ जाते होंगे। वही तो। पर उस वक्त ये एक सीरियस साइंटिफिक दावा था। तो फिर इस आइडिया को चुनौती कैसे मिली? इसे चुनौती दी जीवात जीवोत्पत्ति यानी बायोजेनेसिस के सिद्धांत ने, जिसका फंडा बहुत सिंपल था कि जीवन जीवन से ही आता है। बिल्कुल, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लेकिन सिर्फ कहना काफी नहीं था, इसे साबित करना था। और यहीं पर वो मशहूर एक्सपेरिमेंट आता है, लुई पास्चर का। हाँ, उनका शानदार स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जो किया उसने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्या था वो प्रयोग, थोड़ा बताइए। और उसे खूब उबाला ताकि सारे बैक्टीरिया मर जाएं। अब फ्लास्क की मुड़ी हुई गर्दन की वजह से हवा तो अंदर आ सकती थी, लेकिन हवा में जो धूल और बैक्टीरिया थे वो उस मोड़ में ही अटक जाते थे। अच्छा, तो घोल तक पहुंच ही नहीं पाते थे? नहीं पहुंच पाते थे। और नतीजा, वो घोल महीनों तक एकदम साफ रहा, कोई जीवन नहीं पनपा। और फिर उन्होंने वो गर्दन तोड़ दी होगी। एकदम सही। जैसे ही गर्दन तोड़ी, बैक्टीरिया सीधे घोल में गिरे और कुछ ही घंटों में बूम, पूरा घोल धुंधला हो गया। तो ये साबित हो गया कि जीवन हवा में मौजूद बैक्टीरिया से आया, घोल से अपने आप पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। पर इसने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि वो पहला जीवन कहाँ से आया। एग्जैक्टली। और इसका एक ज्यादा साइंटिफिक जवाब देने की कोशिश की रूस के एआई ओपेरिन ने अपनी किताब दी ओरिजिन ऑफ लाइफ में। हाँ, उन्होंने कहा कि जवाब किसी चमत्कार में नहीं बल्कि पृथ्वी की शुरुआती केमिस्ट्री में है। मतलब जो उस समय गैसें थीं और जो माहौल था। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि सोचो, अरबों साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें थीं, बहुत ज्यादा गर्मी, बिजली कड़कना, यूवी किरणें। तो इन सब गैसों और एनर्जी के रिएक्शन से, हाँ, इन सब के फिजिकल केमिकल रिएक्शन से पहले पानी बना और फिर पानी में जीवन के सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स बने और धीरे धीरे पहली कोशिका। ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। अच्छा, तो एक कोशिका बन गई, लेकिन उससे जिराफ और हाथी और हम इंसान कैसे बने? यहीं पर लेमार्क आते हैं। हाँ, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, वो पहले थे जिन्होंने विकास की एक पूरी थ्योरी दी अपनी किताब फिलोसॉफिक जूलॉजी में। उनके 4 मुख्य बिंदु थे, है ना? पहला था नई आवश्यकताएं। सही। मतलब जब माहौल बदलता है तो जीवों को नई जरूरतें महसूस होती हैं, जैसे जिराफ को ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने की जरूरत। ठीक है, जरूरत महसूस हुई। फिर दूसरा पॉइंट, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। हाँ, कि जिन अंगों का ज्यादा इस्तेमाल करो वो विकसित हो जाएंगे और जिनका नहीं करोगे वो गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसे जिराफ ने गर्दन का इस्तेमाल किया तो वो लंबी हो गई और सांपों ने पैरों का नहीं किया तो वो गायब हो गए। उनका यही मानना था। पर उनका जो सबसे मुख्य और विवादास्पद पॉइंट था वो तीसरा था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। हाँ, कि जो गुण आप अपनी जिंदगी में हासिल करते हो वो सीधे आपके बच्चों में चला जाता है।
और फिर चौथा पॉइंट था कि इन्हीं गुणों के इकट्ठा होने से नई जाति बन जाती है। बिल्कुल, पर इस तीसरे पॉइंट की बहुत आलोचना हुई। हाँ, क्योंकि ये तो सही नहीं लगता। मतलब अगर मैं जिम जाके बॉडी बना लूं तो मेरा बच्चा बॉडी बिल्डर पैदा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और इसे गलत साबित किया वीजमैन ने। उन्होंने 21 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी। 21 पीढ़ियों तक? हाँ, पर 22वीं पीढ़ी भी पूंछ के साथ ही पैदा हुई। इससे लेमार्क की थ्योरी का ये हिस्सा पूरी तरह खारिज हो गया। तो लेमार्क के बाद आए असली गेम चेंजर, चार्ल्स डार्विन। हाँ, चार्ल्स डार्विन। वो बीगल जहाज पर निकले और दुनिया घूमकर जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने दिया प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। बिल्कुल। उनकी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के जो पॉइंट्स हैं वो आज भी विकास को समझने का आधार है। पहला पॉइंट तो था संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, मतलब हर जीव जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करता है। हाँ, एक मछली लाखों अंडे देती है पर वो सब जिंदा नहीं रहते। क्यों? क्योंकि यहीं से शुरू होता है दूसरा पॉइंट, जीवन संघर्ष। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, भोजन के लिए, जगह के लिए, सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। और इस संघर्ष में कौन बचेगा, यही आता है तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, योग्यतम की उत्तरजीविता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यहाँ फिट का मतलब सबसे ताकतवर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिट का मतलब है जो अपने माहौल के सबसे अनुकूल हो, जो बेस्ट एडेप्टेड हो। लेकिन एक ही परिवार के बच्चों में से कोई ज्यादा फिट कैसे हो सकता है? वो तो एक जैसे ही होते हैं। यही डार्विन का चौथा पॉइंट आता है, विविधता यानी वेरिएशन। कोई भी दो जीव हूबहू एक जैसे नहीं होते, उनमें छोटे छोटे फर्क होते हैं। अच्छा, और इन फर्कों में से कुछ फायदेमंद हो सकते हैं? एकदम सही। और जिन जीवों में ये फायदेमंद फर्क होते हैं उनके बचने की और बच्चे पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। और फिर ये फायदेमंद गुण अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। ये उनका पांचवा और छठा पॉइंट हुआ, अनुकूलन और नई जातियों की उत्पत्ति। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी ये फायदेमंद बदलाव इकट्ठे होते जाते हैं और लाखों साल बाद एक नई प्रजाति बन जाती है। तो अगर जिराफ का उदाहरण लें तो डार्विन के हिसाब से जिराफ ने गर्दन खींची नहीं। डार्विन के हिसाब से जिराफों के झुंड में पहले से ही कुछ लंबी गर्दन वाले और कुछ छोटी गर्दन वाले थे। ये वेरिएशन था। ठीक है, जब खाना कम हुआ तो लंबी गर्दन वाले पत्तियां खा पाए और जिंदा रहे, छोटी गर्दन वाले खत्म हो गए, तो प्रकृति ने लंबी गर्दन को सिलेक्ट कर लिया। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। पर डार्विन ये नहीं बता पाए थे कि ये वेरिएशन आता कहाँ से है। उनमें जेनेटिक्स की कमी थी। हाँ, वो उनकी थ्योरी का एक मिसिंग पीस था जिसे बाद में नव डार्विनवाद में जोड़ा गया, ह्यूगो डी व्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत के साथ, म्यूटेशन थियरी। बिल्कुल। उत्परिवर्तन यानी डीएनए में अचानक होने वाला कोई बड़ा बदलाव, यही वेरिएशन का असली सोर्स है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद कोरोना वायरस के वेरिएंट्स हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सब क्या थे? ये वायरस के डीएनए में होने वाले म्यूटेशन ही तो थे। और जो म्यूटेशन वायरस को ज्यादा फैलने में मदद करता, वो वाला वेरिएंट फिट हो जाता और फैल जाता। बिल्कुल, ये नेचुरल सिलेक्शन का लाइव डेमो था जो हम सबने देखा। बहुत बढ़िया। अब इन सिद्धांतों के अलावा विकास के कुछ ठोस सबूत भी तो होंगे। हाँ, बिल्कुल है। और एक बहुत मजबूत सबूत मिलता है अंगों की संरचना से। इसमें दो तरह के अंग बहुत जरूरी हैं, समजात और समरूप। समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन्स। हाँ, ये वो अंग है जिनकी मूल संरचना मतलब बेसिक डिजाइन और उत्पत्ति एक जैसी होती है, लेकिन काम अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ और पक्षी का पंख। बिल्कुल, मनुष्य का हाथ, कुत्ते का अगला पैर, वेल का फ्लिपर और पक्षी का पंख। बाहर से देखो तो सब अलग हैं, काम भी अलग है। हाँ, कोई पकड़ने के लिए, कोई दौड़ने के लिए, कोई उड़ने के लिए। पर अंदर हड्डियों की बनावट देखो तो पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। एक ऊपरी हड्डी, फिर दो निचली हड्डियां, फिर कलाई और फिर उंगलियां। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का कोई एक साझा पूर्वज रहा होगा। एकदम सही। अब इसका ठीक उल्टा है समरूप अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन्स। तो इनकी संरचना अलग होगी पर काम एक जैसा होगा। सही पकड़ा। सबसे क्लासिक उदाहरण है तितली का पंख और चिड़िया का पंख। दोनों उड़ने के काम आते हैं। हाँ, काम एक है पर बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। चिड़िया के पंख में हड्डियां और पर है, तितली का पंख बस एक झिल्ली है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ने उड़ने की क्षमता अलग अलग विकसित की है। इनका कोई पंखों वाला साझा पूर्वज नहीं था। बिल्कुल। पक्षी और कीट के पंख
समरूप अंग का उदाहरण है। इनका कार्य समान है लेकिन रचना भिन्न होती है। और डार्विन ने बीगल नामक जहाज पर प्रकृतिविद का कार्य किया था। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, पारिस्थितिकी और आहार श्रृंखला। सबसे पहले बात करते हैं पारिस्थितिकी की, मतलब इकोलॉजी। ये असल में किसी भी जीव और उसके आसपास के माहौल, उसके वातावरण के बीच के जो आपसी संबंध है, उनकी स्टडी है। बिल्कुल, और ये शब्द भी बड़ा दिलचस्प है। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हाँ, ओइकोस और लोगोस। जी, ओइकोस का मतलब है रहने की जगह, घर, और लोगोस का मतलब है अध्ययन। तो सीधे सीधे कहें तो रहने की जगह का अध्ययन। अच्छा, पर इसमें एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, खासकर एग्जाम्स में, कि शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले रिटर ने किया था, लेकिन फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रिटर ने शब्द तो दे दिया, पर वो इसे ठीक से समझा नहीं पाए। एक होता ना कि आपने एक आइडिया दे दिया, बस एक शब्द उछाल दिया। हाँ, लेकिन ऑनेस्ट हैकल वो थे जिन्होंने इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी, इसे एक साइंटिफिक रूप दिया। इसलिए जब भी परीक्षाओं में ये सवाल आता है तो अर्नेस्ट हैकल ही सही जवाब माना जाता है। समझ गई। तो मतलब कॉन्सेप्ट को असल में स्थापित उन्होंने ही किया। बिल्कुल। ठीक है, तो इकोलॉजी के बाद एक और शब्द आता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम। अब ये दोनों अलग कैसे हैं? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इकोलॉजी एक पूरी बिल्डिंग है तो इकोसिस्टम उसके अंदर का एक ऑफिस या एक फ्लैट है। अच्छा, इकोसिस्टम एक खास क्षेत्र के सभी जीवधारियों और उनके अजैव पर्यावरण, मतलब नॉन लिविंग चीजों के बीच की पूरी एक यूनिट है। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी की ही एक इकाई है। और इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल एजी टांसले ने किया था। ये भी एक एग्जाम के लिहाज से जरूरी फैक्ट है। जी है, ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इकोसिस्टम के घटकों को, मतलब इसके पार्ट्स को देखते हैं। इन्हें मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है ना, अजैविक घटक और जैविक घटक। हाँ, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। अजैविक घटक वो हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, तापमान। और इन्हें भी आगे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जी, कार्बनिक जैसे प्रोटीन, वसा, फिर अकार्बनिक जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और फिर जलवायु जिसमें प्रकाश, वर्षा, ये सब आ जाता है। ठीक है। और फिर आते हैं जैविक घटक, यानी वो जिनमें जीवन है, जो सजीव हैं। और मुझे लगता है यहीं से हमारी आहार श्रृंखला की असली कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। जैविक घटकों को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांटते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। जी। तो सबसे पहले हैं उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर्स। ये वो हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हाँ, जैसे हरे पेड़ पौधे और शैवाल, जिन्हें हम एल्गी भी कहते हैं। इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से अपना पोषण करते हैं। सही। इसके बाद आते हैं उपभोक्ता, मतलब कंज्यूमर्स। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी, हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। और उपभोक्ताओं को भी हम आगे श्रेणियों में बांटते हैं। हाँ, 3 मुख्य श्रेणियों में। पहली श्रेणी है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये सीधे उत्पादकों को खाते हैं, मतलब ये शाकाहारी होते हैं। जैसे टिड्डा हो गया, खरगोश, हिरन, बकरी, ये सब सीधे घास या पौधे खाते हैं। ठीक है। फिर दूसरी श्रेणी है द्वितीयक उपभोक्ता, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो ये मांसाहारी हुए। हाँ, जैसे मेंढक जो टिड्डे को खाता है, या फिर सांप और लोमड़ी। बिल्कुल। और फिर आती है सबसे ऊंची श्रेणी, तृतीयक उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर्स। ये तो टॉप के शिकारी हो गए। हाँ, ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह के उपभोक्ताओं को खा सकते हैं, जैसे बाघ, शेर और चीता। अच्छा, और इन सब के बाद आते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स। ये दिखाई तो नहीं देते, पर शायद सबसे जरूरी काम यही करते हैं। बिना किसी शक के ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक। इनका काम है मरे हुए जीवों के शरीर को तोड़कर, डिकम्पोज करके पोषक तत्वों को वापस वातावरण में मिला देना। तो एक तरह से ये प्रकृति के सफाई कर्मी हो गए। सफाई कर्मी भी और रिसाइकलिंग एजेंट भी। तो इन सभी घटकों से मिलकर बनती है आहार श्रृंखला, फूड चेन। इसका एक क्लासिक उदाहरण जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है, जैसे घास। घास को टिड्डे ने खाया, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डे को मेढक ने खाया, जो द्वितीयक उपभोक्ता है। मेढक को सांप ने, और फिर सांप को बाज ने खा लिया, जो यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता हो गया। और जब वो बाज मर जाएगा तो अपघटक, मतलब डिकम्पोजर्स,
उसे वापस मिट्टी में मिला देंगे और वो पोषक तत्व फिर से घास के काम आएंगे। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है। वैसे एक आहार श्रृंखला में कम से कम कितनी श्रेणियां होती हैं? कम से कम 3 तो होती हैं, जैसे घास, उसे खाने वाली बकरी और बकरी को खाने वाला शेर। और सबसे लंबी श्रृंखला में 5 श्रेणियों तक हो सकती हैं। 5 से ज्यादा क्यों नहीं? उस पर हम अभी आएंगे जब हम ऊर्जा के पिरामिड की बात करेंगे, वो बहुत दिलचस्प है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पारिस्थितिक पिरामिड की। इसमें पहला है संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। हाँ, ये पिरामिड दिखाता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जीवों की संख्या नीचे से ऊपर की ओर घटती जाती है। मतलब सबसे ज्यादा संख्या उत्पादकों की होती है, यानी पेड़ पौधों की, उनसे कम प्राथमिक उपभोक्ताओं की, और सबसे कम संख्या होती है तृतीयक उपभोक्ताओं की। तो अगर उत्पादक ही कम हो गए तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल, पूरा सिस्टम ढह जाएगा। ठीक है, और दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। जी, और यहीं पर लिंडमैन का 10% का नियम लागू होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। 10% का नियम। हाँ, इसके अनुसार जब ऊर्जा एक स्तर से, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे स्तर पर जाती है तो उसका केवल 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। सिर्फ 10%? तो बाकी 90% ऊर्जा का क्या होता है? बाकी 90% ऊर्जा उसी जीव के अपने कामों में, जैसे सांस लेने में, चलने फिरने में, गर्मी पैदा करने में खत्म हो जाती है। वो अगले लेवल के लिए उपलब्ध नहीं होती। और यही वजह है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, अपराइट। हमेशा, ये कभी उल्टा नहीं हो सकता। तो इसका एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मान लीजिए गाजर जो उत्पादक है उसमें 100 कैलोरी ऊर्जा है, तो उसे खाने वाले खरगोश को, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, उसे सिर्फ 10 कैलोरी ही मिलेगी। सिर्फ 10 कैलोरी। और उस खरगोश को खाने वाली लोमड़ी जो द्वितीयक उपभोक्ता है, उसे उस 10 कैलोरी का भी 10% मिलेगा, यानी सिर्फ 1 कैलोरी। अच्छा, अब मैं समझी कि आहार श्रृंखला ज्यादा लंबी क्यों नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि 4 या 5 लेवल के बाद टॉप पर बैठे जीव के लिए इतनी कम ऊर्जा बचती है कि उसका जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में शेरों की संख्या हमेशा हिरणों से कम होती है। प्रकृति का ये गणित कभी फेल नहीं होता। तो आज हमने देखा कंप्लीट बायोलॉजी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और अपनी तैयारी को नए लेवल पर ले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और मास्टर वीडियो के साथ।